बेस जो अगरबत्ती चलाते हैं, तो आप अगरबत्ती को जब भी पकड़ते हैं तो जिसमें स्टिक होती है वो कौन सी होती है? वो तो लकड़ी से ही होती है। लकड़ी होती है। वो लकड़ी किसकी बनी होती है? बैम्बू की। हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, बैम्बू स्टिक कब जलाई जाती जब लास्ट में जब इंसान मरता है तो कपाल फाड़ने है? तब के लिए। कपाल फाड़ने के लिए कब हो जाए। तो इसलिए आप अपने घर में बैम्बू स्टिक से बनी हुई अगरबत्ती कैसे जला सकते हैं? जो आप आजकल उपाय के रीले देख रहे हैं, जानने में आप अपने मित्र ग्रहों के भी उपाय कर देते हैं, अपने मित्र ग्रहों के भी दान कर देते हैं, जिससे वही हाल होता है जो बाबा सिद्दीकी का हो और सिद्धू मूसेवाला जी का हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है और इसके पीछे लॉजिक है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए कौन से दिन अच्छे हैं, आपके लिए कौन से दिन नहीं अच्छे हैं। कि गरीब को अमीर बनना है तो उसके माइंड में एक विजन होना चाहिए, अच्छे ग्रहों के परिणाम लेने हैं और आपको जल में भी बहाना है उन चीज़ों को। तो आपको कैसे बहाना है? ऐसे करके बहाना है। जी जी। और यदि आपको किसी भी बुरे ग्रहों को जल में प्रभावना है तो आपको ऐसे करके थ्रो करना। आजकल रील्स चलती है कि आप इतने दाल उड़द दाल को ऐसे करके आप ऐसे दान कर दीजिए। वो ऑडियंस हमारी बिना देखे वो कर देती है। एस्ट्रोलॉजी में अगर उसके नहीं लिखा है दान करना, अगर वो कर देता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? आज तक के किसी भी पॉडकास्ट में आपको नहीं बताया गया कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है और वास्तु है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% है। 90% लोग ये भी कहते हैं कि जो धन देने वाले देवता कौन से हैं? कुबेर। अरे मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। कुबेर जी धन देते नहीं है। अच्छा। कुबेर जी के पास तो धन। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट कुछ खास होने वाली है और बहुत ज्यादा ज्ञान भी मिलने वाला आप सभी को। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आचार्य लवभूषण जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी तीनों के एक्सपर्ट है। और जो सबसे खास बात इन्हें सबसे अलग बनाती है, ये अमीर बनाने में एक्सपर्ट कहे जाते हैं और इनका बहुत नाम है। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने अपने आप को सबसे पहले अमीर बनाया। और ये एक बात मुझे सबसे यूनिक लगी कि इंसान के पास अगर कुछ एक्सपर्टी है तो कहते हैं ना कि वो सबसे पहले अपने आप पर ट्राई क्यों नहीं करता। ये सबके सवाल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इनकी कहानी है और भी बहुत सारी बातें आज होंगी और आपको बहुत फायदा भी मिलने वाला है आज की वीडियो देखकर। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान वाला होता है। तो मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। वेलकम सर, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और फर्श से अर्श तक लाया। और एक जो कैंसर की बीमारी मुझे सामने आई जब हम रिसर्च कर रहे थे, उससे भी आपने अपने आप को ठीक किया। तो जैसे कहते हैं ना, मैंने हमेशा, हमारे कमेंट्स भी कई बार आते हैं, सबके आते हैं कि अगर वो इतना ज्ञानी है तो वो खुद को क्यों नहीं कर लेता जी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जी जी। तो आपने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया है। और जैसा कि मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने डायमंड की वॉच देखी है आपकी, बड़ी खूबसूरत लग रही है और गोल्ड से आप भरे हो। तो मतलब आपने अपनी लाइफ को वो एक्सपर्टी दी है जो आप आजकल लोगों को दे रहे हो। तो मैं थोड़ा सा ना जानना चाहता हूँ कि कैसे ये सब हुआ, किस तरीके से चीजें काम करती है। देखिए, मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपके फॉलोअर्स को या आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों की तरह पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अच्छा। जब एक लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है ना, एक ऐसा स्पैम आता है, तब आपको आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, आप कर्जे में आ जाते हैं और उससे पहले आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप सभी को ये कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। जी जी जी। वैसे भी मैं भी कहता था कि कर्म ही सब कुछ है। और मैं एस्ट्रोलॉजी को या उतना ही भाव नहीं देता था जैसे आम जनता देती है। आम जनता आजकल की ठीक है, कर्म ही सब कुछ है। ये हमें तभी किसी पंडित के पास जाना है जब किसी का शादी का मुहूर्त निकालना है या नया काम शुरू करना है या छोटी मोटी समस्या आएगी तो कहते हैं चलो एक पंडित जी से पूछ लेते हैं। चलो, वैसे ही मैं था, बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब आप लाइफ में झटका खा लेते हैं ना, तो अपनी मदर का या अपने घर वालों की बात आपको सुननी पड़ती है। जी जी जी। तो मैं भी अपनी मदर के कहने पर एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया। तो जब एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो हमें देखा कि हमें बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है, 30-40 लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ अच्छे लोग भी वहाँ बैठे हैं और एस्ट्रोलॉजर सभी के पास आ रहा है, एक 2 मिनट की बात सुन रहा है और तुरंत उनको रवाना कर रहा है। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि लवभूषण जी अपने क्लाइंट्स को मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर
तक देते हैं, 40 से 45 मिनट तक। और क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, मुझे लगा आप आ रहे हो तो मैं देखूं ज़रा कितना क्या होता है। तो 40 से 45 मिनट एक गेस्ट को अगर आप देते हो तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है। और अगर आप उसकी प्रॉब्लम अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैंने ये समझा कि वो 2 से 3 मिनट अगले को दे रहा है, वो अगले को सुन भी नहीं रहा है, अगले की बात भी नहीं कह रहा है, सुन रहा है, और तुरंत उनको बाईपास करता जा रहा है। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मेरी मदर रोने लगी कि मेरे बेटे को कैंसर है और ये पूरी तरह व्यापार में फेल हो चुका है। तो उन्होंने कुंडली उठा के फेंक दी और बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये भगवान ने बचा दिया तो ठीक है, नहीं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को बड़ा अंदर से फील हुआ कि यार ऐसे कैसे कोई किसी के बारे में ऐसा कैसे क्यों कह सकता है। तो मैं जब वापस घर पर आया तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने इसको देखना शुरू किया, इसकी यूट्यूब पे लोगों को पढ़ना देखना शुरू किया और उसकी कुछ बुक्स लेकर आया। जी। और मैंने बुक्स को घर पे पढ़ना शुरू किया। अब उस वक्त समय क्या था, टाइम था, फ्री थे, क्योंकि कैंसर हो गया, अभी में फेल हो चुके हो, कहीं जाना तो अपन नहीं है, कोई सिर्फ फ़ोन आ रहे हैं तो पैसे मांगने वालों के आ रहे हैं। तो फिर एक प्रॉपर टाइम मिल गया मेरे को अपने इस विद्या को समझने का, इस विद्या के पास में जाने का। तो जब मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैंने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना शुरू किया। देखा मैं कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने मेरे बारे में वो सब कुछ बताना शुरू किया कि जो उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। तो मेरे को जानकर हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि ये सब इनको कैसे पता लगा। तो फिर मेरा इंटरेस्ट में और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि वो कुछ बता तो रहे थे लेकिन उनके बताने की एक लिमिट थी। वो मेरे जो आंसर थे, जो मेरे क्वेश्चन थे, उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि साइंस में है तो कुछ सब कुछ है, लेकिन इनको उतना नहीं मालूम है जितना वो मालूम होना चाहिए। तो इसकी क्यूरियोसिटी को मैंने बढ़ती गई और मैंने इसको नॉलेज लेना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे मैंने कम से कम भी आप मान लेंगे 100 से ज़्यादा लोगों की कुंडलियाँ देखी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और 1000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से मिला। मैंने इंडिया का ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जो छोटा हो या कोई बड़ा हो जिससे मैं नहीं मिला हूँ। अपने ही कस्बे के 100 एस्ट्रोलॉजर तो मेरे ही कस्बे के होंगे जिनसे मैंने एक एक जाकर मिलना शुरू कर दिया लोगों को। फिर जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटका, मैंने ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा, चाइना ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं नहीं गया। तो मुझे पता लगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वह तो कुछ और है, जो दिखाया जा रहा है वह कुछ और है, और जो शास्त्रों में लिखा गया है वह कुछ और है। अच्छा। तो इसी बीच में मेरे को मेरे गुरुजी मिले, तो उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। जब आप किसी के रास्ते में जाते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा बिल्कुल व्यक्ति भी मिल जाता है। तब उनके सानिध्य में मैं मिला। तो उनके सानिध्य में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो मैंने इसमें सब्जेक्ट में रुचि लेकर चीज़ें मैंने ज्ञान प्राप्त की, वो देखा कि तो फिर उसके माध्यम से मैंने अपनी चीज़ों को पहले ठीक करना शुरू किया। जब मैं ठीक हो गया तब लोग मुझसे पूछने लग गए कि भैया ये तेरी लाइफ में चेंजेस कैसे आ गए। तो जैसे किसी को बता दिया कि भैया आप भी ये कर लो, आप भी ये कर लो, तो उसके चेंजेस आने शुरू हो गए। तो माउथ पब्लिसिटी हो गई, एक्यूरेसी होगी ना, वो एक्यूरेसी होगी। तो जब माउथ पब्लिसिटी हुई तो फिर लोगों ने मेरे को अमीरों का एस्ट्रोलॉजर कहना शुरू कर दिया। तो तब से ये देखो, मैंने एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं सीखी थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, मैंने तो इसलिए सीखी थी कि मेरे को खुद को अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है। और देखते देखते कब एस्ट्रोलॉजर मेरा मुख्य प्रोफेशन बन गया, और जो एक मैं बिल्डर के रूप में आज भी काम कर रहा हूँ वो मेरा एक साइड बिजनेस बन गया। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, और इसके पीछे लॉजिक है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए कौन से दिन अच्छे हैं, आपके लिए कौन से दिन नहीं अच्छे हैं। तो जैसे जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपका आंसर करता रहूँगा। लेकिन मैं आज के युवाओं को, आज के यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे राजाओं के द्वारा, हमारे देवताओं के द्वारा लिखी गई एक बहुत बड़ी साइंस है, और ये लॉजिक से काम करती है। और जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे होली कब आ रही है, दीपावली कब आ रही है, साल में 365 दिन क्यों होते हैं, ये सब कुछ जो देन है ये एस्ट्रोलॉजी की देन है। एक मेरा सर सवाल है, मेरा पर्सनल ये सवाल, हालांकि एक क्वेश्चन मैंने आपका पहले भी देखा था ऐसा, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मैं अपने मुझे लगता है ऐसे कि ये क्वेश्चन ज़रूरी है ऑडियंस के लिए। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर एक गरीब इंसान है एक मिडिल क्लास है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गरीब, जो कि अपना जो गुजारा है पूरा दिन में उसे सिर्फ इतना उसके दिमाग में है कि वो शाम को क्या खाएगा। क्या उस गरीब इंसान को भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अमीर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब देखिए कि मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि गरीब को अमीर बनना है तो उसके माइंड में एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है। आप एक गरीब आदमी है जिसका कोई मिशन नहीं है, विजन नहीं है, चाहे फिर वो अमीर आदमी है, चाहे फिर वो मिडिल क्लास आदमी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
यदि आपके पास एक मिशन है और आपके पास एक विजन है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं उस जातक की मदद कर सकता हूँ उसके टारगेट में पहुँचाने में। मैं बता सकता हूँ कि आपको ये काम करना है और आपको यहाँ पर जाना है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बननी शुरू हो जाएंगी। और कौन से ग्रह आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको उनको वहीं से रोकना है। एस्ट्रोलॉजी वैसे ही काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे फंक्शन है या आप किसी परेशानी में है, तो सबसे पहले आप किसको बुलाएंगे? मित्र को या शत्रु को? मित्र को। तो उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको ये बताती है कि आपके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं और आपके शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको हमेशा आपके मित्र ग्रहों को एक साथ आपको इकट्ठा कर देता है, और जो आपके शत्रु ग्रह हैं उनको आपको दूर करता है। जो दान किए जाते हैं वो हमेशा शत्रु ग्रह के किए जाते हैं, और जो चीज़ें पहनी जाती हैं या चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो हमेशा मित्र ग्रह की पहनाई जाती हैं। आप देखिए कि जब भी कभी एक कुछ जिनको सिक्योरिटी दी जाती है तो उनके साथ में 6-6, 7-7 कमांडो रहते हैं। तो क्या उनके पे हमला होने के योग चांस कितने रहते हैं? बहुत कम रहते हैं। और एक आदमी मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता सिक्योरिटी थी, लेकिन आज वो सिक्योरिटी में नहीं है और वो अकेला जा रहा है, उस पर हमला हो जाता है और शत्रु उस पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे अपने बहुत सारे देखे हैं। यहाँ पे पंजाबी सिंगर था, क्या नाम उनका? सिद्धू मूसेवाला। देखिए जब वो अकेला था तो उस पर तुरंत अटैक कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी जो मुंबई में थे, जब वो अकेले थे तब उनको अटैक करके, तो शत्रु उनके पीछे पड़े हुए थे। वो देख रहे थे कि कब ये अकेला रहे और कब हम इस पे अटैक करें। तो हम एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को ये बताता है कि आपके मित्र ग्रह कौन से हैं और उनको आपको हमेशा साथ में रखना है। और जो मार्केट में जो ये उपाय चारे है, जो आप आजकल उपाय के रीले देख रहे हैं, जानने में आप अपने मित्र ग्रहों के भी उपाय कर देते हैं, अपने मित्र ग्रहों के भी दान कर देते हैं, जिससे वही हाल होता है जो बाबा सिद्दीकी का हो और सिद्धू मूसेवाला जी का हो। क्योंकि हम गलती कर देते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो मिलते नहीं हैं, और इनके उपाय देखकर हम अपने शत्रु ग्रहों को भी अपने मित्र ग्रहों को भी अपने से दूर कर लेते हैं और हम अकेले हो जाते हैं, और फिर हमारा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास भी उठ जाता है। मेरा बड़ा क्विक क्वेश्चन आ रहा सर मेरे दिमाग में। आपने ये कहा कि मित्र ग्रहों को दान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल रील्स चलती है कि आप इतने उड़द दाल को ऐसे करके आप ऐसे दान कर दीजिए। वो ऑडियंस हमारी बिना अपने आप को दिखाए, एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाए हुए बिना देखे वो कर देती है। क्या अगर उसके प्रारब्ध में या उसके जो भी एस्ट्रोलॉजी में अगर उसके नहीं लिखा है दान करना, अगर वो कर देता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? उसके परिणाम ये होगा कि जो अच्छे ग्रह हैं वो आपको खराब चलना शुरू कर देंगे। आप देखिए ना कि अच्छा ग्रह है, पहली सबसे पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमेशा आज तक के किसी भी पॉडकास्ट में आपको नहीं बताया गया कि अच्छे ग्रहों को यदि आपने पानी में बहाना है तो आपको ऐसे करके बहाना है। अच्छे ग्रहों के परिणाम लेने हैं और आपको जल में भी बहाना है उन चीज़ों को, तो आपको कैसे बहाना है? ऐसे करके बहाना है। जी। और यदि आपको किसी भी बुरे ग्रहों को जल में प्रभाना है तो आपको ऐसे करके थ्रो करना है। हाँ, आप मेरी बात को समझ में, आपको क्या करना है? इस प्रकार से थ्रो करना है, क्योंकि आप उनके बुरे प्रभावों को अपने ऊपर से उतार रहे हैं और अच्छे ग्रहों के प्रभाव को हमेशा ले रहे हैं। इसी प्रकार से हम एक हवन कराते हैं। जिसमें आपने नहीं सुना होगा, एक होती है मीठी सामग्री और एक होती है कड़वी सामग्री। मीठी सामग्री का जो हवन है वो हमेशा अच्छे प्रभावों को लेने के लिए किया जाता है, और जो कड़वी सामग्री का उपयोग है वो हमेशा दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे आप पे नज़र लग गई है, किसी ने कुछ किया करा दिया है, आप पे तंत्र मंत्र हो गया है, तब कड़वी सामग्री से हवन किया जाता है। और कड़वी सामग्री में हवन में आहुति दी जाती है, और कैसे गुस्से में आकर फट स्वाहा यूं बोला जाता है। और जब सिंपल आप करते हैं तो सिंपल बात है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इस प्रकार से जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये लॉजिक से होती है। बहुत लॉजिक है ना सर, ऐसे आंख बंद करके नहीं चला जा बंद करके नहीं। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि आप यदि ये केले बहा दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, भैया क्या हो सकता है कि वह अगर आपको पैसे दे रहा हो, जैसे आप बहा कर आए तो पता लगे इधर से नुकसान होना शुरू हो गया, हमने उल्टा ही काम कर दिया, जहाँ से पैसे आ रहे थे वहां से भी जाने लगे। एक मेरा क्वेश्चन बन रहा है मेरे दिमाग में। एक तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 1 मिनट पीछे। हमने कहा कि सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के जो भी अकस्मात उनका निधन हुआ, अगर क्या वो एस्ट्रो के पास दिखा देते, किसी अच्छे एस्ट्रो के पास, उनको पता लग जाता कि ये जो समय है ये उनके लिए भयानक होने वाला है और वो बच सकते थे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जो लोग चले गए हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन मैं आपको मैंने उनका एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटाई तब उन पे अटैक हुआ। जी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने मित्र ग्रहों को अपने से दूर कर दोगे, तब शत्रु ग्रह आप पे अटैक कर देंगे।
मैं आपको एग्जांपल से ये जी, समझाना जी। चाह रहा हूँ कि जो मित्र ग्रह आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो शत्रु ग्रह करेंगे, क्या करेंगे, आप पे अटैक करेंगे। अटैक वो तो करेंगे। इसी फिराक में फिर रहे हैं कि आपके शत्रु मित्र ग्रह कब आपसे दूर जाएं और हम आप पर अटैक करें। जी जी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं, जी। और स्क्रैप का काम कौन से ग्रह का है? राहु का। राहु का। आप डिजिटल मीडिया का काम कर रहे हैं, आप आज की डेट में 70 से 80% लोग राहु का काम करते हैं। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कौन से ग्रह का काम है? राहु का काम राहु है। का काम। फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कौन से ग्रह का काम है? राहु का काम है। फोटोग्राफी राहु का काम है। फास्ट फूड राहु का काम है। जितने भी प्रकार के चाय पत्ती है, झाड़ू है, कॉफ़ी है, इंटीमेशंस हैं, जो नकली चीज़ें हैं, या कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक शुक्र का काम है। ओके ओके। कॉस्मेटिक शुक्र का काम है। शुक्र का काम। या जितने भी जिस बात को एकदम से आपको नेम एंड फेम चाहिए, एकदम से आपको फैलानी है कोई चीज़ें, तो सब राहु का काम है। और सबसे ज़्यादा आज आप देखेंगे कि राहु के उपाय मार्केट में बताए जा रहे हैं कि आपका ये खराब है तो आपका राहु खराब है, आपका ये खराब है तो आप राहु के काम है। आप इधर से तो आप मेहनत किए जा रहे हैं, और इधर से बिना सोचे समझे आप राहु के उपाय किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कलयुग है ना, ये देवताओं के अधीन नहीं, दानवों के अधीन है। क्योंकि आज का जो कलयुग है, इसका जो राजा है वह स्वयं राहु है। और आप देखो ना, सब कुछ दिन की बजाय रात में हो रहा है। काला ही काला सब लोग पहन रहे हैं। कौन लोग ऐसे हैं जो आप मुझे बताइए कि पीला लाल या ये येलो निकल के बाहर निकला जा रहे हैं? आप देखिए कि सब काम नाइट में हो रहे हैं। पूजा भी दानवों की हो रही है। सब कुछ दानों की पूजा हो रही है। आप देखो पहले के ज़माने में कहाँ शनि के मंदिर होते थे, कहाँ राहु के मंदिर होते थे, भैरव जी के मंदिर होते थे। आप देखो उतने मंदिर आपको भगवान राम के नहीं मिलेंगे जितने आपको शनि जी के मंदिर मिल जाएंगे। तो बाहर लाइनें लगी पड़ी है शनि जी के मंदिर की। मेरे कहने का मतलब है, समझिए कि आज का जो समय टाइम है वह राहु का समय है। तो यहाँ पे तो आप राहु के उपाय बिना मतलब के, बिना देखे कर ही नहीं सकते हैं। और जिसको देखो कि तेरा राहु खराब है, तेरा राहु खराब है, अरे भैया तो खुद का राहु तो संभाल ले पहले अपना, आप दूसरे का राहु क्या ठीक करोगे? तो इस बात को समझने की जरूरत है। और राहु के बारे में इंडिया में 80% 90% न्यूमरोलॉजिस्ट राहु को क्या बोलते हैं? पुलिस वाला गुंडा बोलते हैं। तो भैया ये राहु सबकी पटकनी लेने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। जबकि मैं राहु को बताना चाहूँगा कि राहु स्वयं एक राजा हैं। उस समय में जी आप देखिए ना, अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4/22। जितने आज की डेट में सक्सेसफुल पीपल्स हैं, या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि बाकी डेट ऑफ बर्थ के लोग सफल नहीं हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ एक मूलांक आपको कभी ज़िंदगी के आपके फैसले लेने में आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको इसके लिए पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरे की पूरे 12 हाउस, पूरे की पूरी 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, ये एस्ट्रोलॉजी को नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपकी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक मेरे मित्र है एस्ट्रोलॉजर, जब मैंने उनको कहा कि मेरे कल जो गेस्ट है वो लव भूषण जी आ रहे हैं, तो उसने मुझे कोई कंसर दे दिया कि अच्छा लव भूषण जी आ रहे हैं। और यार उनको देख देख के तो हम अपना काम चलाते हैं। उनका जो राहु है वो राहु में बहुत एक्सपर्ट है, और उनसे पूछना जरा, मतलब पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट जो एक्सपर्ट कहे जाते हैं उनमें से एक है वो, ऐसा मुझे बताते हैं। तो मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि इतना डीप, और ये जो कैलकुलेशंस होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। एक चीज़ थी सर हमारी पीछे बात, एक शब्द आया था उसको पूरा नहीं कर पाए, नज़र की, जैसे आपने बात की थी। क्या नज़र सच में लगती है कि ये सिर्फ ऐसे ही हमारे मन का वहम है? नहीं, नज़र लगती है। सबसे पहले नज़र लगने के योग को समझ लेते हैं जी। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा वीक होता है उन्हें नज़र लग जाती है। चंद्रमा वीक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हो, चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हो, चंद्रमा अष्टम भाव में हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, तो अक्सर जातक को नज़र लग जाती है। क्योंकि ऐसे जब तक चंद्रमा मजबूत नहीं होगा तब तक जातक को नज़र लगने के योग बन जाते हैं। और इसके अलावा हम जब जातक कभी हमारे पास आता है, हमें ये चेक करना हो कि इसको नज़र किस प्रकार की लगी हुई है। तो हमें देखना होता है कि प्रश्न करते समय प्रश्न कुंडली के 8th हाउस में या वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह आया है। यदि वहाँ पे चंद्रमा ग्रह है या शुक्र ग्रह है तो ये माना जाता है कि जलीय नज़र लगी है। यदि वहाँ पे कोई राहु, केतु या शनि आ गए तो कोई पिशाच की नज़र लगी हुई है, या कोई पिशाच आपके पीछे पड़ा हुआ है। और यदि इसी प्रकार से जब मंगल आ जाता है तो ये कहा जाता है कि कोई यंग आत्मा आपके पीछे लगी हुई है। तो इस प्रकार से नज़र, पहली बात तो नज़र लगने का योग है, और फिर नज़र को पहचानना भी पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपके पीछे लगी हो सकती है। तो इसको दूर करने के या इसको चीज़ें करने के अलग अलग
शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। और कभी कभी आप देखेंगे 80 से 90% यदि मैं आज की डेट की बात करता हूँ तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं आप उनके पास जाते हैं तो जाते आपको पता है क्या बोल देते हैं कि आप पर कुछ किया हुआ है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो जाते क्या बोलते हैं कि आप पर कुछ किया हुआ है, आपके घर पे ही किसी ने आपके को पीछे पड़ा हुआ है। तो जब तक तो पहले कंफ्यूज है, बिल्कुल उसे लगता है कि हाँ यार मेरे को ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे पे कुछ किसी ने कर रखा है, तो फिर बोलते हैं कि आपको ये करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। तो उसे लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं और उसे घर पे भेज दिया जाता है कि ठीक है अब तेरा सब कुछ ठीक हो गया। वो देखता है कि मैं तो जस का तस हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि किया कराया हो सकता है, उसे पूछिए कि आप कि मेरे पे किसने क्या किया है, क्यों किया है। और अभी मेरे 8th हाउस में प्रश्न करते समय कौन सी राशि आ रही है, कौन सा ग्रह आ रहा है, तभी तो पता लगेगा कि आपको नज़र में उसका समाधान तभी तो आप कर पाएंगे। जी और फिर जब उसकी पूजा हो जाती है तो वापस एक प्रश्न कुंडली लगाई जाती है और प्रश्न कुंडली में फिर 8th हाउस क्लीन आना चाहिए, 8th राशि क्लीन आनी चाहिए। यदि दोबारा से वो आ गया तो इसका मतलब आपकी पाठ पूजा की अभी पूरी नहीं हुई है, जो आपने उसका तंत्र मंत्र पूरा किया है वह पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये एक पूरा एक कैलकुलेशन बेस है। ये आपको बता देती है, आप किसी से जातक के पास जाते हैं तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से 90% तो यह तक बताया जा सकता है कि आप अभी किस समस्या को लेकर आए हैं, अभी आप किस समस्या से भी गुजर रहे हैं, तो यह तक भी आपको बताया जा सकता है। और आपकी दशा और महादशा अंतर्दशा की कैलकुलेशन करके भी अभी आपका पिछला समय कैसा रहा है और आने वाला समय कैसा रह सकता है, इसके बारे में भी पूरी कैलकुलेशन की जा सकती है। मैं जैसे हमारे कुछ व्यूअर है, एक मैं थोड़ा सा ना बेसिक सा उनको हम बताना चाहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है और वास्तु है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए सबसे बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, बहुत कम लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज देखिए आज इंडिया में 90% लोग एस्ट्रोलॉजी को भूलकर न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं जी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पे इतनी सारी रीलें बना दी हैं, लोगों को लगने लगे कि सब कुछ यही है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% है। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए कैसे, मैंने ये बात क्यों कही। देखिए आप न्यूमरोलॉजी में किसकी बात करते हैं? नंबर्स में जो 1 से लेकर 9 नंबर्स हैं उनमें 1 से लेकर 9 ग्रहों के बारे में बात की गई है। अब लेकिन वो ग्रह कितने डिग्री का है, किसके साथ में बैठा है, वह उच्च का बैठा है कि नीच का बैठा है, आपको कुछ नहीं पता लग रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है तो आपको बता दिया कि आपका ये मूलांक है, तो आपके उसके प्रकार से एट्रीब्यूट्स, आपको उस प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी विद्या है, इसके बारे में बताना तो बहुत बड़ी बात ही नहीं है। तो आप अभी मेरा पॉडकास्ट सुन लीजिए, मैं आपको बता दूंगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है वह राजाओं की तरह रहता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 है, जिसका मूलांक 2 है वह थोड़ा सा शाही होता है, उसका मूड जल्दी स्विंग होता है। क्या एस्ट्रोलॉजी खत्म होगी क्या? हाँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये बता देते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है तो आपको लोहे का काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि चंद्रमा आपका मूलांक 2 हो लेकिन चंद्रमा आपका नीच के बैठे हो और शनि आपके उच्च के बैठे हो, तो भैया आपको लोहे का काम करना चाहिए। और जितने न्यूमरोलॉजी कहते हैं लोहा आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है, तो आप देखिए ना अजीत डोभाल की डेट ऑफ बर्थ और अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ देखिए कि आपको 90% न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलेंगे कि चंद्रमा राहु आपस में दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से नहीं हम साबित कर सकते, हमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 9 के 9 ग्रह कितने डिग्री का है, एक ग्रह 30 डिग्री का एक भाव में रोल करता है, मूव करता है। आपको न्यूमरोलॉजी में नहीं पता लग रहा है कौन से भाव के साथ में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, किसके साथ युति बना के बैठा हुआ है, और वह राहु वो आप ग्रह आपका कौन सी राशि में, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपकी आज की एस्ट्रोलॉजी की यदि हम बात करें, आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। आप अभी ये जो पॉडकास्ट है कहाँ कर रहे हैं? चंडीगढ़ में कर रहा हूँ। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में आज एक यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में बच्चे जहाँ पे पैदा होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में एक पेरेंट्स आए जो कुल्लू मनाली से आए, उन्होंने यहाँ पे आके अपने बच्चे को जन्म दिया। एक पेरेंट्स जो यहाँ चंडीगढ़ के खुद के हैं वहीं इन्होंने बच्चे को पैदा किया, और एक मान लीजिए पेरेंट्स जयपुर से आ गए, उन्होंने भी चंडीगढ़ में अपने बच्चों को पैदा किया। सबका मूलांक क्या हो गया? सेम डे हो गया। लेकिन क्या सभी के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? टाइमिंग भी अगर सेम हो तो भी
आप देखिए ना कि आप देखिए कि एक बच्चों का जो बिहेव है वो जम्मू कश्मीर से आ रहा है, उनका जी, जी, नेचर, देश काल परिस्थिति जम्मू कश्मीर की है या कुल्लू मनाली की जी, है। जी, एक ही कहाँ की है, जयपुर की होगी, जयपुर की है, और एक ही कहाँ की है, चंडीगढ़ की होगी। चंडीगढ़ लोकल की है। तो देश काल परिस्थिति यहाँ पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। और एक मान लीजिए कि चंडीगढ़ से इंडिया का है ही नहीं है, वह मान लीजिए यूएसए से आया हुआ है, वो कहता मैं यूएसए में नहीं डिलीवरी कराऊंगा, मैं तो इंडिया में जाके करवाऊंगा। तो क्या आप क्या मानते हैं कि एक अंक, एक न्यूमरोलॉजी आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता देगी? कैसे पॉसिबल तो है? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही एस्ट्रोलॉजी है। यही एस्ट्रोलॉजी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यही तो बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। ये आपको आपके बारे में मोटा मोटा बता देगी। ये आपको एक आप न्यूमरोलॉजी से इतना प्रभावित हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी में आएंगे तब तो आप कितना कुछ प्रभावित हो जाएंगे। आप इसके आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। जबकि मैं खुद न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपके लकी नंबर्स क्या हैं, आपके लकी कलर्स क्या हैं, मैं ये सब बताता हूँ। आपके सिग्नेचर, आपके साइनों को ठीक करता हूँ, लेकिन इसके आधार पर आप लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा मैं बात करता हूँ वास्तु के बारे में। जी आज मैं ये दुख इस बात का होता है कि आज के डेट में इंडिया में 90% न्यूमरोलॉजिस्ट और 90% वास्तु एक्सपर्ट्स एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं है। जबकि मैं जब मैं सीख रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ी क्लास में पूछा, इंडिया के बहुत बड़े एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो आजकल काफ़ी रीलें भी बना रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीखी? वो बोले कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया, मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी कैसे भैया? वो बहुत बड़ी गणित है। जबकि न्यूमरोलॉजी में तो आप 4 दिन में सीख सकते हो। आप 4 दिन का लगाओ, एक सेमिनार लगाओ, वेबिनार लगाओ, और वहां पे जाके लिखा दो, 4 दिन में लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। अरे भैया, जबकि एस्ट्रोलॉजी सीखने में आपको बरसों लग सकते हैं। और मैं भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अगले 7-8 सालों में सीखी, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन थी, मैंने इसको बहुत ईजी कर दिया और मैं इतने आसान तरीके से सिखाता हूँ। और जो लोग मेरे से अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप उनके रिव्यू देखिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे हैं, मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखिए। और जो न्यूमरोलॉजी भी भारत में पढ़ाई जा रही है, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत पढ़ाई जा रही है। अच्छा, आप पूछिए कैसे सर? देखिए, जितनी भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है, इसमें जो साउथ है वो ऊपर लिखा जाता है। आपने कभी लोशोग्रिड देखा है? हाँ, वो इसमें कैलकुलेशन मैंने तो ऊपर साउथ लिखा जाता है। जैसे ही वास्तु करते हैं तो ऊपर नॉर्थ लिखा जाता है। अच्छा, जबकि ये जो लोशो ग्रिड था, ये हमारे इंडिया में नहीं बनाया गया है। ये लोशो ग्रिड चाइना में एक लोशो नाम के ऋषि के द्वारा बनाया गया है। तो उसने क्या किया था, क्योंकि जो इंडिया अपना हेड नॉर्थ को मानता है और चाइना अपना हेड साउथ को मानता है, तो लोशो ग्रिड में उन्होंने ऊपर साउथ लिख दिया और उस हिसाब से लोशो ग्रिड का निर्माण कर दिया। हमारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं, जो दावा करते हैं कि मैं पिछले 24 साल से, पिछले 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किंग ऑफ द न्यूमरोलॉजी हूँ, तो भैया आपने ये तो देखा ही नहीं कि वो जो लोशो ग्रिड है वो तो चाइना का है, वो भारत का ही नहीं है। ना ही आपने कभी देखने की कोशिश की, ना ही आपने इसको सोचने की, समझने की कोशिश की। तो पूरा गलत हो गया, पूरा गलत पढ़ा रहे हैं। और जो भी मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप एक बार मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास लेके देखिए, आपको ये एहसास होगा कि अभी तक भारत में किस प्रकार से लोगों को ये सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर दिया गया है। और जो एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी है वह भी कुछ और है, और वह न्यूमरोलॉजी जो अभी तक पढ़ाई जा रही है वो कोई और। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी लिखी वो किसने लिखी? कीरो ने लिखी। और कीरो खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। वो इंडिया में आए थे 1990s में इंडिया से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी उनके पल्ले नहीं पड़ी, तो उन्होंने उस टाइम जो एक लोशो ग्रिड था और इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके न्यूमरोलॉजी बना दी। तो उसने क्या कर दिया, उन्होंने एजीटी वही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इसको सीखा, जब मैंने इसको करने की कोशिश की, तो मैं देखा कि सब करेक्टिसिटी तो मेरे पे अप्लाई नहीं हो रही है। जी। तो शुरू में मैं भी उसी को फॉलो करता था। तो मैंने देखा कि ये करेक्टिसिटी तो मेरे पे अप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वही लोशो ग्रिड फिट था दिमाग में। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनसे डिस्कस किया, उन्होंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोशो ग्रिड कहता है, जबकि शास्त्रों में तक न्यूमरोलॉजी है ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये तो लोशो ग्रिड बना के दिखाओ। तो मैंने उनको बना के दिखाया। तो कहते हैं साउथ ऊपर क्यों लिखा है? मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि साउथ ऊपर क्यों लिखा है, अपने ऊपर तो नॉर्थ आता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो लोशो ग्रिड है, ये तो न्यूमरोलॉजी है। तो चाइना, ये मैं चाइना वाला को नाम ही नहीं लिया। तो मैंने बोला कि ये लोशो ग्रिड है, इसमें साउथ ऊपर लिखा जाता है। कहते क्यों लिखा जाता है, मुझे ये तो बता। मैंने कैसे लिखा जाता है? अरे भैया, कहते अपना भारत में तो ऐसा है ही नहीं है। अपने भारत तो हेड, अपना न्यूमरोलॉजी तो अपना जो हेड है, भारत माता का सिर ऊपर रहता है, तो कहाँ कश्मीर के ऊपर रहता है कि कहाँ रहता है? तो मुझे जानकर हानि हुई, और मैं 5 मिनट के लिए क्या हो गया, सुन हो गया। मैंने कहा कितनी बड़ी बात आज मेरे गुरुजी ने मुझे बताई। तभी से मैंने देखा, जैसे ही मैंने उसको रिवर्स किया,
तो मैंने देखा कि सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स मिलने लगी, चीज़ें मिलने लगी, और तब से मैंने एक नया इंडिया का न्यूमरोस्कोप बनाया। और मैं बता रहा हूँ कि आज आप जो भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये इंडिया की नहीं, ये चाइना की है। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इंडिया का न्यूमरोस्कोप फॉलो कीजिए, जो भारत का न्यूमरोस्कोप है। तो यदि आपको मैं आपको अपने आप को ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेस्ट हूँ। आप मेरे से एक बार जो मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की क्लास लेता हूँ, आप उसको देखिएगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कितने भाव से बनी है, कितनी बड़ी साइंस है और कितनी बड़ा एक लॉजिक है। अब मैं आपको इसके बाद वास्तु के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ प्लीज़। वास्तु के बारे में आप देखेंगे तो अब एक चक्रा अभी आप मार्केट में देखते हैं। जी जी जी। चक्रा में शक्ति चक्रा के बारे में देखा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे विश्वकर्मा जी ने बताया हमें कि जो एलिमेंट है, 5 एलिमेंट होते हैं। 5 एलिमेंट होते हैं तो उनकी 5 प्रकार की ही शेप होती है। जैसे एक प्लॉट है, उसका शेप स्क्वायर है, तो इसका मतलब है प्लॉट अर्थ एलिमेंट का है। यदि एक प्लॉट रेक्टेंगल है, मतलब इसकी लंबाई या चौड़ाई में डिफरेंस है, तो इसका प्लॉट वो आयताकार है, इसका मतलब एयर एलिमेंट का प्लॉट है। यदि प्लॉट को ट्रायंगल है, यदि प्लॉट को उसकी एक नोक निकली हुई है, इसका मतलब फायर एलिमेंट का प्लॉट है, अग्नि एलिमेंट का प्लॉट है। और यदि कोई प्लॉट गोल है, यदि ये प्लॉट राउंड में शेप में, तो इसका मतलब वो स्पेस एलिमेंट का प्लॉट है। और जो 5वां एलिमेंट जिसमें उन्होंने बताया कि जो वाटर एलिमेंट है वो पृथ्वी में 70% है, तो उसकी कोई शेप नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की जैसे आप कहते हैं ना, उसकी कोई शेप नहीं होती है। तो उन्होंने इस शेप को ये माना कि वाटर एलिमेंट सब जगह विद्यमान है, सब जगह मौजूद है, तो इसकी कोई शेप नहीं होती। तो आप देखेंगे कि वास्तु विश्वकर्मा में और वास्तु रत्नावली में इसके 4 ग्रिड दिए गए हैं। खुद विश्वकर्मा जी ने इसके 4 ग्रिड बनाए हैं कि यदि प्लॉट स्क्वायर होगा तो ग्रिड कैसे बनेगा, और यदि प्लॉट रेक्टेंगल होगा तो कैसे बनेगा, ट्रायंगल होगा तो कैसे बनेगा, और यदि गोल होगा तो कैसे बनेगा। आज देखिए मार्केट में एक ही प्रकार का गोल शक्ति चक्रा सब पे लगा दिया गया है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देखेंगे कि वास्तु विश्वकर्मा में, यदि आप मेरे उसमें मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपना एक वो दे रखा है, एपिसोड बना रखा है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को 2-2 पद ही दिए गए। और सबसे ज़्यादा पद किसको दिए गए? सेंटर को, जो हमारा घर का सेंटर है। जबकि आप चक्रा में देखेंगे सेंटर को तो एक भी पद नहीं दिया गया, पद ही नहीं दिया गया उसको, सेंटर को तो खा ही गए। आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वहां से लेके एक बर्फी के टुकड़े की तरह सेंटर तक चला जाएगा, कैसे चला जाएगा भाई? आप वास्तु विश्वकर्मा पढ़िए ना, वहां पे क्या लिखा गया, कौन से देवी देवता दिए गए, और वहां पे सेंटर के बाद सबसे ज्यादा पद दिए गए हैं वो 4 दिशाओं को दिए गए हैं। 4 दिशा कौन सी है? साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। उनको 7-7 पद दिए गए हैं, और सेंटर को 9 पद दिए गए हैं। और जितनी भी विदिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इनको 2-2 पद दिए गए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि दिशा और विदिशा को बनने के बाद एक बीच में जोन एक और बनता है, जो अच्छा जोन नहीं बताया गया है, उन्हें भी 4-4 पद दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जहाँ टॉयलेट कहाँ बन सकती है, स्टोरेज कहाँ बन सकता है, ये चीज़ें कहाँ हो जाती हैं। अब आप मुझे बात बताइए कि अक्सर लोग, मैंने 2-3 लोगों की वीडियो देखी, उन्होंने मुझे कहा कि पुराने ज़माने में घरों में टॉयलेट नहीं होती थी। आपने सुना होगा ना, सुना कि जब पहले लोग क्या करते थे कि टॉयलेट करने कहाँ जाते थे? खेतों में। क्या कभी राजा महाराजा खेतों में जाते थे? नहीं। वो तो क्या कभी रानी महारानी खेतों में जाती थी? कैसी बातें करते हैं आप यार, लॉजिक की बात। मतलब मेरे कहने का मतलब कि लॉजिक तो कोई कहता नहीं। क्या राजा महाराजा अपने घर से बाहर निकल के, रानी महारानी अपने घर से बाहर निकल के खेतों में फ्रेश हो जाती थी क्या? तो भैया इसका मतलब टॉयलेट तो पहले भी होते थे, उनका अपना एक अपना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये सब बातें अभी मार्केट में जो बात कही जा रही हैं वह एक अलग हैं, और जो हमारे शास्त्रों में लिखी जा रही है वह एक अलग है। टॉयलेट पहले भी घर में होते थे, लेकिन उनका एक प्रॉपर स्थान होता था, जो वास्तु विश्वकर्मा जी ने बताया है। इसमें 3 जोन बताए हैं जहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, और हम उठाते हैं। आज देखिए 80 से 90% टॉयलेट आपको गलत जगह पर मिल जाएंगे। आज हम वास्तु को फॉलो करते ही नहीं है। अरे भैया ये वास्तु जो लिखा हुआ है ये आपका और मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये विश्वकर्मा जी का लिखा हुआ है। हम लोग भगवान को तो मान रहे हैं, और हम तो वास्तु को नहीं मानते हैं। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। अरे भैया तो ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मेरी लिखी हुई नहीं है, ये भगवान की लिखी गई है, भगवान के लिखे हुए ग्रंथ हैं। हम ये तो मानते हैं। जितने भी कथावाचक हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा। अरे भैया तो फिर आप ये कैसे गणना करते हैं कि आज रामनवमी है? आप ये कैसे गणना करते हैं कि आज दीपावली है? बिल्कुल, आप गणना करके दिखाइए ना, बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना एस्ट्रोनॉमी की आप गणना करके दिखाइए कि आज कल नया साल चल रहा है, आज चैत्र बैसाख है, आज ये महीना है, आज ये मर्जी से डेट डाल दीजिए, आप डाल के दिखाइए। आप कैसी बातें कर, मतलब आप लोगों को, हम खुद लोग ही अपने ही साइंस को पीछे करने में लगे हुए हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दान किस चीज का करना है ये आपको पता होना चाहिए।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे होरोस्कोप में 4 प्रकार की राशियां होती हैं। जी। एक होती है धर्म की राशि, जिसे बोला जाता है 1, 5, 9। सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये धर्म की राशियां हैं, ये अग्नि की राशि हैं। यदि आपके मैक्सिमम ग्रह इन राशियों में बैठा जाता है तो इन ग्रहों के दान के इन ग्रहों को धर्म के स्थान में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? धर्म के स्थान पे। फिर आती है 2, 6, 10 राशियां, ये पैसे देने वाली राशि हैं, इन ग्रहों के भी दान करने नहीं चाहिए। फिर आती है 3, 7, 11, ये आपकी इच्छा पूर्ति की राशि हैं, ये इनके कभी दान करने नहीं चाहिए। उसके बाद आती है मोक्ष की राशियां, 4, 8, 12, इनके दान करना चाहिए। आप कहीं पे भी भंडारा लगाएं, कहीं भी लंगर लगाएं, तो हमेशा जो ग्रह आपके 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि में, 8 नंबर वृश्चिक राशि में और मीन राशियां, जो मीन राशि जो है 12 नंबर राशि, उसमें जो ग्रह बैठे हैं उनका आप दिल भर भर के दान कीजिए। आप देखेंगे कि आपको पैसा भी आएगा और जो ग्रह आपके शत्रु ग्रह हैं अभी आपके टल जाएंगे। अभी आप 4, 8, 12 के बारे में आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि जितने भी ये आश्रम खुले हुए हैं, जितने भी वृद्धों के आश्रम है, कोड़ियों के आश्रम है, बच्चों के आश्रम है, अनाथ के आश्रम है, ये कौन सी राशि से देखे जाते हैं? आप बताएंगे मेरे को? 4, 8, 12 मीन राशि। अच्छा सॉरी, मीन राशि, उसमें भी एक मीन राशि है। 12 नंबर राशि मोक्ष की राशि है। मतलब कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, आपके सब कुछ मोक्ष ही मोक्ष है। तो मोक्ष आपको कहाँ मिलता है? आश्रम में जाकर। आप एक बुजुर्ग के आश्रम में सारी उम्र अपने बच्चों के लिए किया और अभी आपके बच्चों ने आपको निकाल दिया और आपको वृद्ध आश्रम में भेज दिया। आप कहते हैं मोक्ष मिल गया ना आपको, कहते हैं क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। वो सभी सारी उम्र में क्या दे रहे हैं कि भैया मैंने जैसे ही कुछ कमाया अपने बच्चों के नाम पे कर दिया, बच्चों को दे दिया और बच्चों ने मुझे ये कर दिया। आज देखिए अंधों के आश्रम है, कोड़ियों के आश्रम है, क्या मिल रहा है उन्हें? सारी दुनिया की जिंदगी की सुख सुविधाओं से दूर एक प्रकार का एक अच्छा जेल अपना जिसे कह सकते हैं कि वो गुजार रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आश्रम भी मीन राशि से देखा जाता है और जेल खाना, पागल खाना, तय खाना, यह भी मीन राशि से देखा जाता है। यदि आपके जितने ग्रह मीन राशि में बैठे हों, उनका दान यदि आप करते हैं तो आपकी मीन राशि के जो दुष्प्रभाव है, मोक्ष मतलब कि आपके घर पे कोई लूट के लेके जाना, कुछ चीज को चला जाना, तो कौन दे रहा है? तो इससे पहले आप खुद ही चले जाओ ना मीन राशि के पास, आप खुद ही अपनी चीजों को वहां पे दान कर दीजिए। कौन सी ग्रह चीजें दान करनी? जो मीन राशि में ग्रह बैठे हुए हैं। उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा पीड़ा की राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। मेरी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि नहीं मैं कह रहा, वृश्चिक राशि में जो ग्रह बैठा है जो वो ग्रह बैठा है वो आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। तो इसका मतलब वृश्चिक राशि को हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा गया? शमशान भूमि कहा गया, मृत्यु तुल्य कष्ट। शमशान भूमि में आप कब जाते हैं? जब आप खुशी से तुम जा रहे हैं ना, जब किसी की डेथ हो रही है तभी तो आप जा रहे हैं। उसके अलावा क्या आप मंदिर में तो जाना पसंद करेंगे? मैं आपको बोलूं कि रोज शमशान भूमि में चले जाइए, जाना पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है? रोना धोना मिलता है। जी। आप लोग रो रहे हैं, जवान बच्चे की लाश आप देखते हैं तो आपका मन आपका विचलित हो जाता है। तो कभी कभी आप ये सोचते हैं किसी की लाश को देखकर कि मुझे अब काम करना ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ी आ जाती है चीज। अब मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, मैं किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं किस लिए सारा दिन सच और झूठ बोल रहा हूँ, मुझे आना तो यहीं पर ही है। बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि में से जो बैठे हुए ग्रह हैं ये आपको एकदम से लाभ भी देते हैं और एकदम से नुकसान भी देते हैं। तो भैया इन ग्रहों का दान करने हैं, इन ग्रहों की चीजें दान करनी है। और आप उठाते हैं और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु देखते हैं कि उठाइए ये कर दीजिए, उठाइए ये कर दीजिए, उठाइए ये कर दीजिए और ये जल में प्रवाह कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जल की जो राशियां हैं वह भी 4, 8, 12 है। जल कितने प्रकार का होता है? जल तो अब इतना तो नहीं पता। जल 3 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी न्यूमरोलॉजी से पूछिए या किसी भी एस्ट्रोलॉजी से पूछ लिए, वो बताएगा कि पेट्रोल पंप का कार्य कौन से ग्रह का है? वो बोलेगा शनि ग्रह का है। अरे भैया पेट्रोल पंप का काम शनि ग्रह का नहीं, पेट्रोल पंप का कार्य वृश्चिक राशि का है। अभी आपको बताता हूँ कैसे। जो चलता हुआ जल है वह कर्क राशि है। ओके। जो चलता हुआ बहता हुआ जल है। और जो वृश्चिक राशि है वो जमीन के अंदर का पानी, जितने भी कुएं, चाहे समरसीबल और जितने भी कुआं मैंने क्या बोला? वृश्चिक राशि। अब कुआं, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? कुओं से। जमीन के अंदर से। जो जमीन के अंदर का वो पानी है, चाहे वो पीने वाला पानी है, चाहे वो पेट्रोल है, कच्चा तेल है, वह सब वृश्चिक राशि से देखा जाता है। और जो रुका हुआ पानी है, जैसे समुद्र का पानी, तालाब का पानी, वह मीन राशि से देखा जाता है। जितना भी बड़ा समुद्र है ये कौन सा है? मीन राशि। अब कौन सी चीजें आपको चलते जल में प्रवाह करनी है, कौन सी चीजें आपको कुएं में डालनी है और कौन सी चीजें आपको रुके पानी में डालनी है, यह भी आपको आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखकर ही बताया जा सकता है। तो आप मेरी बात को समझ। फिर उसके बाद 27 नक्षत्र आते हैं। हमारे कौन सा नक्षत्र? हमारे अति मित्र नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? हमारे दुश्मन नक्षत्र है। लेडीज को जो माहवारी है कब आती है?
मतलब कोई भी एक महीने के किसी महीने के 27 दिन के बाद 27 दिन के बाद आती है। महीने के 28वें दिन में आती है, उनको 30 दिन के बाद नहीं आती है। तो आप ये समझ लें कि महावारी क्यों 27 दिन के बाद आती है, क्योंकि चंद्रमा जब अपने 27 नक्षत्र की जो परिक्रमा है पूरी करके 28वें दिन आता है, तब जो फीमेल्स को महावारी आती है। उसी प्रकार से महीना 31 दिन का क्यों होता है, क्योंकि जब चंद्रमा तो 27 दिन में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, तो 27वें दिन में जब यात्रा पूरी कर लेता है तो 3 डिग्री पृथ्वी भी आगे हो जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी भी तो घूम रही है ना सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा भी घूम रहा है। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी के 27 दिन के बाद पूरी करके आता है तो पृथ्वी भी 3 डिग्री आगे हो जाती है। तो चंद्रमा को वापस अपनी उसी स्थिति में आने के लिए 3 डिग्री और चलना पड़ता है। तो महीना 30 दिन का होता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? हाँ, ये हमारे ऋषियों ने बताया कि 24 घंटे, उन्होंने बताया था कि एक दिन को 24 होरा में बोला था। 24 होरा, तो होरा शब्द से आवर शब्द बना हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि 24 होरा होती है, जिसमें 12 दिन की होरा होती है, 12 रात की होरा होती है। तो 12 दिन मतलब दिन का मतलब दिन और रात का मतलब रात। तो उन्होंने बोला था कि जो दिन की हो रहे हैं और रात की हो रहे हैं ये अलग अलग भी हो सकती हैं। ये इन्होंने इसको बराबर भागों में नहीं बांटा था। जैसे कुछ होरा आप देखेंगे कि होरा शास्त्र उठा के देखेंगे तो इसमें कुछ होरा 50 मिनट की, कुछ होरा 1 घंटे 10 मिनट की भी होती है। लेकिन इन अंग्रेजों ने 24 की 24 होरा को एक दिन में इनको थोड़ा सा, देखो जब इन्होंने एक कैलेंडर बनाया तो कुछ तो चेंज किया, तो ऊपर नीचे किया। तो 24 हो रहा, तो मतलब घड़ी का आविष्कार जिसमें 12 लिखते हैं तो किसने किया? हमने किया। ये घड़ी को अंग्रेजों की देन नहीं है, ये घड़ी हमारी भारतीय ऋषि सनातन धर्म की देन है। क्योंकि इन्होंने बताया था कि 12 दिन की हो रहा होती है और 12 रात की हो रहा होती है, जो AM और PM। तो इन्होंने बोला कि दिन का समय AM है और रात का समय PM है। तो उसके बाद आपने कहा 1 घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बताया था कि एक घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। तो इन्होंने 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड कर दिए। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी एक साइंस है। तो हमारे ऋषियों ने ये बताया गया। अब आपके लिए कभी समय अच्छा हो या कभी समय बुरा हो, ये कैसे डिसाइड होता है? ये बहुत, इस साइंस को मैं आपको मोटा मोटा अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी 9 दशाएं होती हैं। जी। कितनी दशाएं होती हैं? 9 महादशाएं चलती हैं, 9 दशाएं महादशाएं होती हैं, जिसमें जो तीसरी दशा होती है इसे विपद दिशा बोलते हैं, और जो 5वीं दशा है इसको प्रत्यरी बोलते हैं, और जो 7वीं दशा होती है इसे वध दशा बोलते हैं। वध। तो ये आपकी महादशा भी हो सकती है, ये आपकी अंतदशा भी हो सकती है, ये आपकी प्रत्यंतर दशा भी हो सकती है। जब विपद दिशा महादशा आती है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में संकट आएंगे, लाइफ में कष्ट आएंगे, लेकिन टल जाएंगे। लेकिन जब प्रत्यरी दशा चलती है तो इसका मतलब जब जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो बड़े होने वाले हैं। अब टलेंगे तो सही, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ते जाएंगे। जो निधन, जो वध की जब महादशा आती है तो मतलब आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। ये महादशा है तभी भी, और अंतदशा आती है तभी भी। महादशा होगी तो टाइम स्पेंड 7 साल का, 9 साल का, 16 साल का या 20 साल का भी हो सकता है, और अंतदशा होगी तो समय आपका 6 महीने से लेके 2-3 साल का भी हो सकता है। तो ये एक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर देखकर ही बताएगा। अब उसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए कि शनि जो महाराज हैं वह मेष राशि में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, और ऊपर से आपकी शनि की महादशा या अंतदशा ही चल पड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कितना भी अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे सारे काम उल्टे हो रहे हैं, मेरी चीज़ें सही हो ही नहीं रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि महाराज जी आपके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है, आपके साथ वो उनकी अलाइनमेंट सेट नहीं बैठ रही है। तो यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो उनको आपको बताता है कि आपको शनि महाराज जी के क्या उपाय करने हैं। तो हो सकता है कि एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इस प्रकार से काम करती है, और एस्ट्रोलॉजी से ही न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु है। हाँ, वास्तु विश्वकर्मा की किताब पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका 11वां भाव यदि आपका अच्छा है तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। यदि आपकी लाइफ में 11वां भाव अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अकेला वास्तु भी जन्म तिथि से होता है। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 11वां भाव, अब 11वें भाव में ऐसा तो है नहीं कि सबके एक ही राशि बैठी होगी। जी। सबके एक ही ग्रह बैठे होंगे। ग्रह 11वें घर में किसकी दृष्टि है, किसकी नज़र है, ये तो सबको मालूम नहीं है। तो जैसा वास्तु विश्वकर्मा में लिखा गया है, तो आप मुझे बोलते हैं कि मैं अमीर कैसा बनाता हूँ। मैं सबसे पहले आपकी उसका 11वां भाव एक्टिवेट करता हूँ, उसका संबंध उसके पैसे के हाउस से बनाता हूँ, उसका संबंध उसके स्वयं के हाउस से बनाता हूँ। तो ये कुछ मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया और मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मैं आज सक्सेस हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ। लेकिन ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप आज आए मेरे पास 2 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए। ये एक प्रोसेस है। यदि आप इस प्रोसेस से चलते हैं
इसमें कोई दोहराई नहीं है, करना ऊपर वाले ने है। मैं आपका एक माध्यम बन सकता हूँ आपको बताने में कि चीज़ें आपके लिए अच्छी चल रही हैं और चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही। अभी तक आपने जो बताया मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो दिमाग के पोर्टल्स थे ना वो खुल गए और मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एस्ट्रोलॉजी को जो बेवजह बदनाम किया है वो, जैसा आपने कहा कि 1-2 दिन में सीख गए, 1-2 हफ्ते में ऊपर से जो लोग सीख गए उन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दी और लोग इन्फ्लुएंस आके उनको करने भी लगे उन कामों को और उनको रिजल्ट नहीं मिलने लगे। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। अगर किसी ने कह दिया कि ये नंबर वाले लोग ऐसा होंगे और ऐसा होंगे और वो किसी ने अप्लाई भी कर दिया या किसी ने दान कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मिथ चले हुए हैं, वो उन्होंने अप्लाई किया, वो उन पर काम नहीं किया इसलिए क्योंकि उन्होंने डीप स्टडी नहीं की या उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रो को नहीं दिखाया और वो फेल हो गए। और वो जो माउथ टू माउथ चल रहा आ रहा आगे कि नहीं यार एस्ट्रोलॉजी मजा नहीं है, बेकार है कुछ, तो इससे अच्छा जो कर्म है तो कर्म का तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ने जो रखा है वो मिलेगा। अब मैं इतना समझ पा रहा हूं कि अगर प्रॉपर तरीके से समझना है, पहले तो हम इंसान इस चीज को समझ ले कि आप प्रॉपर मन बना ले सबसे पहले तो कि इसके लिए क्या करना है और उसके बाद एक अच्छे एस्ट्रो से कांटेक्ट करें और वो डीपली अगर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, जैसे आप 40 से 45 मिनट एक क्लाइंट के लिए देते हैं और ऊपर से आप मतलब बिना लैपटॉप के आप हाथ से लिखकर पूरा उनका वो कुंडली बनाते हैं, तो वो एक प्रोसेस है, वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है टाइम कंज्यूम होता है इंसान, क्योंकि लाइफ बनानी है, देखो अमीर बनना है तो 40-45 मिनट देना तो इंसान के लिए ज़रूरी है। तो सर मैं यही समझ पाया कि बहुत डीप है, ऐसे आसानी से जो है रील्स को देखकर नहीं किया जा सकता, किसी अच्छे एस्ट्रो से ही दिखाया जा सकता है और अपना समय दिया जा सकता है। सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, मैं कुछ, जैसे मैंने ये भी कहा कि आप वैसे क्लाइंट की स्टोरी वैसे शेयर नहीं करते हो, फिर मैं एक आध कुछ ऐसी स्टोरी जो कि जिससे कि कोई ऐसा हो जिसको आपके द्वारा, वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे फिर भी एक आध कोई स्टोरी अगर आप बता सकते हैं। एक आध मुझे लगता है कि आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखिए जी और वहाँ पे आप लोगों के व्यूज़ देखिए। हाँ ठीक है, आपको मेरी एक रील के बाद एक व्यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो और आप बाकी एस्ट्रोलॉजर के देखिए, बाकी लोगों से बात कीजिए कि बाकी लोगों के यदि आप व्यूज़ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मन करता है या किसी ने बनाकर बनाए हुए हैं। और आप जब देखिए कि जब आप दिल से बोलता है ना तो ग्रामर नहीं होती है, राइट, तो वो ग्रामर से नहीं बोलता है, वो देख कर रटा नहीं बोलता, तब उसकी फीलिंग बोलती है, तब सामने वाला जज कर लेता है कि ये अच्छे से बोल रहा है या फिर बनावटी है। तो मेरे कहने का मतलब कहानी की अभी मैं कल की ही बात कर रहा हूँ, आपके ही जम्मू कश्मीर के मेरे पास एक फीमेल आई हुई थी, तो बोल रहे थे कि मेरी बेटी को गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है, राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला हुआ है, सब कुछ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी है। तो आप मुझे बताइए, तो मैंने देखा कि 2015 से उनकी मंगल की महादशा शुरू हुई और मंगल उनके अष्टम भाव में और कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला कि 2015 से इनकी लाइफ कैसी रही, तो ही वाज शॉक्ड कि मैंने 2015 ही क्यों बोला। तो फिर उन्होंने बताया कि 2015 में इनकी शादी हुई और ये तभी से ही खराब चल रही है। ओके, तो ये तभी से ही इनकी लाइफ में सब कुछ वो कहते हैं कि 2015 से ये डिप्रेशन में है, जब से इसकी शादी हुई और शादी होने के बाद इसकी लाइफ एकदम तहस नहस हो गई और 2 साल के बाद इसका डाइवोर्स हो गया और तब से घर पे बैठी हुई हैं। तब से इनको जीना ऐसे वो जी रही हैं जीने के नाम पे, तो तमाम खुशियाँ मेरे बच्ची से वो चली गई, जो उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड लिया, इतना गेम में इतना नाम किया, देश विदेशों में उस बच्ची ने देखा। तो वो कहते हैं कि हम 2015 से पहले आपसे मिल लेते, कहते हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, इसने हमें बताई नहीं कि आपकी 2015 में ये होने वाला है। तो मैंने कहा यही एक एस्ट्रोलॉजी है कि हम एस्ट्रोलॉजी को क्या समझते हैं कि एक मंदिर में बैठा हुआ एक पंडित है जिसको मैं कुंडली दिखा लेंगे और वो बोल देगा कि ये कर लो, ये काम हो जाएगा। तो मैं ये इतने आसान नहीं है मैं कहना, क्योंकि कर्म कांड ज्योतिष अलग है और फलित ज्योतिष अलग है। तो मैंने कही तो भाई अभी हमने मोटा देखा है, मतलब ये न्यूमोलॉजी तो कुछ है ही नहीं है इसके आगे। आप क्या न्यूमोलॉजी को देखेंगे, उन्होंने न्यूमोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ है, बहुत बड़े न्यूमोलॉजी से उन्होंने 72,000 फीस भी दी, 4 दिन एक बहुत अच्छे होटल में बिताए भी। तो मेरे कहने का मतलब बोल रहे हमें तो कुछ हुआ नहीं, कुछ उपाय भी नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए, मंगल जो ग्रह हैं वह नीच के कौन सी राशि में होते हैं? कर्क राशि में। देखिए मैं सबसे पहले आपको ना आज मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। ओके सर। कि इंडिया के 99% ये लोग समझते हैं कि मंगल ग्रह और हनुमान जी एक ही बात है। हाँ,
आप भी समझते हो, नेचुरली मैं भी यही समझता ये था। समझते हो, लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ तो मंगल ग्रह एक अलग एंटिटी है और हनुमान जी एक अलग एंटिटी है। जी मेरी एक रील बहुत फेमस हुई थी जिसमें मैंने अभी लास्ट ईयर बोला था कि मंगलवार को बूंदी का प्रसाद आप चढ़ाते हैं तो वह खुद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब भी मीठा तला जाता है तब वह जो मीठा है वो मंगल है, लेकिन जब भी मंगल तला जाता है तो उसमें शनि का प्रभाव भी आ जाता है, ओके क्योंकि वो तला गया। तो इसलिए आप मंगलवार को प्रसाद तो बांटिए लेकिन खुद मत खाइए, इसको मार्केट में ही बांट कर आ जाइए। तो इसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो कहते हैं आप हनुमान जी को ये कह रहे हैं, आपने हनुमान जी को ये कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना आपने एस्ट्रोलॉजी को तो थोड़ा समझा थोड़ा ना है, आपने तो मेरी रील देखी और आपने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। तो लोग ये, मैं आपको बताऊँ, मंगल ग्रह जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जब पृथ्वी का सृष्टि बन रही थी तो जब उसको पृथ्वी को भूमि अलॉट की जानी थी तब एक ग्रह की जरूरत थी जो भूमि की देख रेख करे। जी जी तो भगवान विष्णु जी ने तब भूमि पुत्र या भूमाए, जो आप देखेंगे यूट्यूब पे चेक करके देखिए कि आपको मंगल का मंत्र कौन सा है, तो कभी भी हनुमान जी का नाम नहीं आएगा, उसका नाम आएगा ओम नमो भूमाय नमः, अंगकाराय नमः। तो आपको ये भूमि जो है मंगल है, ये भूमि पुत्र है, इसका नाम मंगल ग्रह है जो विष्णु जी का अवतार है। जो हनुमान जी भगवान शिव के बारे में अवतार है, रुद्र अवतार है, रुद्र अवतार है नाम है। तो इनका आपस में एक युद्ध हुआ था मंगल और हनुमान जी का, जिसमें हनुमान जी ने, बजरंगबली जी ने भूमि पुत्र जी को हरा दिया था। तब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा मांगते हुए हनुमान जी को ये कहा था कि मुझे आप छोड़िए और आज से मैं अपना जो दिन है वो आपके नाम करता हूँ, कि जो आदमी आज के बाद हनुमान जी की पूजा करेगा उसका मंगल ग्रह कुछ भी खराब नहीं करेगा। और मैं आपको एक बात आपको और बताता हूँ, जिसके मंगल ग्रह खराब हैं उनको सामने वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या बोल देते हैं, आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे क्या बातें कर रहे हो आप यार, हनुमान जी जो कलयुग के साक्षात देवता हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हनुमान जी जिन्होंने शनि ग्रह से युद्ध किया, हनुमान जी जिन्होंने मंगल ग्रह से युद्ध किया, हनुमान जी जिन्होंने सूर्य ग्रह को अपनी काठ में दबा लिया, वो एकमात्र देवता ऐसे हैं जिनके पास 9 के 9 ग्रहों को बल उनके पास प्राप्त है। भगवान शिव, माँ पार्वती, आप जितनी भी आप देखिए कि अन्नपूर्णा है माँ पार्वती का स्वरूप है, माँ काली माँ पार्वती का स्वरूप है, माँ धूमावती पार्वती का स्वरूप है, माँ बंगलामुखी माँ पार्वती का स्वरूप है। आपने देखा कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तो कमल के फूल पे विराजमान है, लेकिन माँ पार्वती कमल के फूल पे विराजमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने सौम्य ग्रह को छोड़ के उन्होंने जो पृथ्वी को संहार करने का या पृथ्वी को जो संहार से बाहर निकाले का डिसीजन किसने लिया, माँ पार्वती ने लिया। तो माँ दुर्गा माँ पार्वती हैं, माँ काली माँ पार्वती हैं। जो 64 योगिनियों का जो भी किसी ने स्वरूप धारण जो बनाया उसमें माँ पार्वती हैं। मैं आपको माँ पार्वती माँ सरस्वती की कहानी भी सुनाना चाहूँगा। एक बार माँ पार्वती और माँ सरस्वती ये चली गई, सॉरी माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती चली गई पार्वती माँ के पास। वो कहने की भी तेरे पास 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय भी है और गणेश भी, और हमारे पास देख ले कोई भी पुत्र नहीं है, तो हम जहाँ भी जाती हैं अकेले जाते हैं। तो माँ पार्वती ने क्या किया, अपने पुत्र को उठाया, उन दोनों की गोद में बिठा दिया। तो आप देखेंगे कि आज उसके बाद माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी जी ने और माँ सरस्वती जी ने बोला कि जहाँ जहाँ हम जाएंगी वहाँ पे भगवान गणेश जी की भी पूजा होगी। आप देखिए दीपावली पे किसकी पूजा होती है, भगवान लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। यदि आपको सरस्वती माता जी की पूजा करनी है तो साथ में भगवान गणेश जी की भी पूजा होती है। अब आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि आप ये देखेंगे कि 90% लोग ये भी कहते हैं कि जो धन देने वाले देवता कौन से हैं, कुबेर। अरे मैं यही आपसे जानना चाह रहा था मेरी तो आम जनता वाली राय होगी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि कुबेर जी धन देते नहीं है। अच्छा, कुबेर जी के पास तो धन की चाबी है। आप देखेंगे ना कि कुबेर की चाबी आपने देखी होगी, कुबेर लक्ष्मी जी के सेनापति हैं। तो जब भगवान कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की साधना करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने उसको अपना सेनापति बना दिया। तो लेकिन अब वो भगवान जो वो थे कुबेर जी तो बड़े कंजूस थे। अब जो भी माँ लक्ष्मी जी के पास पूजा करने के लिए आए या उनके पैसा मांगे तो उन्होंने बोला कि ठीक है कुबेर जी, लेकिन कुबेर जी तो बैठे हैं उनके गेट के पास चाबी लगा के, वो तो किसी को पैसा दे ही नहीं रहे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कुबेर जी हैं वो धन के रक्षक है। यदि आपको कुबेर जी की पूजा करनी है तो कुबेर जी की पूजा आपको इसलिए करनी है कि वो आपके धन की रक्षा करें। और यदि आपको पैसा चाहिए और आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मिथ क्लियर आपने आपके बारे में आप देखेंगे ना, आप देखें अक्सर लोग नॉर्थ में एक चाबी लगा देते हैं, बहुत बड़ी चाबी रख देते हैं, कुबेर जी की चाबी रख देते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, बहुत सारा धन हो गया है,
तब आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ में कुबेर जी की भी पूजा करनी है। उन्हें ये बोलना है कि ये देवता है कुबेर देवता, मेरे धन की रक्षा करना। आप जो धन आपने हमें दिया है, जैसे आपने माँ लक्ष्मी जी के और माँ गणेश जी के धन की रक्षा की है, उसी प्रकार से मेरे धन की रक्षा करें। तो कुबेर जी की पूजा धन की रक्षा के लिए होती है। धन की देने के लिए कुबेर देते तो है ही नहीं, तो वो तो पहले से ही कंजूस है। उनका तो दिल ही नहीं है भगवान के पैसे देने के लिए। वो तो बाहर बैठे हैं ताला लगा के, तिजोरी को ताला लगा के वो तो तिजोरी के बाहर बैठे हैं कि कोई भी आए ये धन को नहीं। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी ने उनकी सेना उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप बैठिए, बाहर बैठिए, और धन आप ये चाबी किसके पास है? आपके पास है, और आपको इसकी रक्षा करनी है। तब से वो रक्षा करके बैठे हैं। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। अब शनि महाराज जी के बारे में बात करता हूँ। जी। यदि आप शनि देवता के मंदिर में जाते हैं तो कभी भी शनि देवता को आंखों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि शनि देवता की जो दृष्टियां है ना, वह कभी भी अच्छी नहीं है। शनि देवता के जब भी आप मंदिर में जाएं तो शनि देवता के चरणों में देखें सबसे पहले जाकर। हाँ, पहले भी और बाद में भी आपको शनि देवता की आंखों में देख। क्योंकि शनि देवता जब सूर्य देवता से नाराज होकर भगवान शिव की आराधना में लगे थे, तो भगवान शंकर जी ने उन्हें कर्मों का देवता, न्यायाधीश, जजमेंट बनाया था। और भगवान स्वयं शिव भी भगवान शनि की दृष्टि से नहीं बच पाए थे। तो एक बार तभी थे ये कहा गया है कि आप जब भी कभी भी शनि मंदिर में जाएं तो भगवान शनि जी के चरणों में देखें और उन्हें अपने कर्मों का देवता बनाएं और उन्हें अपने मार्गदर्शक बनाएं। यदि शनि को जितना कोसेंगे, शनि देवता उतना आपके पीछे पड़ेंगे। आप मेरी बात, शनि को जैसा आप कहेंगे वैसा शनि महाराज बन जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा तो शनि ही सब कुछ खराब है, मेरा शनि बेकार रहा है, तो शनि देवता वैसा करने लग जाएंगे। और अभी कहना शुरू कर देंगे कि मेरे तो मार्गदर्शक ही शनि है। आप शनि को अपना बड़ा भाई मान लेंगे, ये कहेंगे कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे को मार्गदर्शक कीजिए, तो शनि आपके मार्गदर्शक बन जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी को समझने की जरूरत है। तो लोग मंगल हनुमान जी के बारे में समझ लेते हैं, लोग शनि की देवता के बारे में बताता हूँ। अब मैं छोटी छोटी आपको कुछ टिप्स भी जी मैं बताना चाहूँगा। अभी इतने मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो कभी भी जो हम बाल कटाने जाते हैं तो आप देखेंगे कौन सा दिन सबसे अच्छा प्रेफर करते हैं बाल कटाने के लिए? संडे। तो कभी भी बालों की कटिंग संडे को नहीं करानी चाहिए। होता है ना, जो ये सूर्य है और जो ये हमारे बाल हैं ये शनि है। ओके। तो जब भी सूर्य शनि का आपस में मिलन होगा तब संकट विपदा आने के चांसेस होंगे। तब आप बाल कटिंग और जो ये कैंची है ये कौन सा ग्रह है? केतु। ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य और शनि को आप क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं अपनी बॉडी में से। और कौन से दिन? संडे के दिन। और संडे के दिन शनि, सूर्य और शनि की आपने क्या बना दी? एक युति बना दी। तो हमेशा जब भी आप बाल कटिंग कराने जाएं तो हमेशा बुधवार को जाएं या फिर शुक्रवार को जाएं, क्योंकि इन दोनों में ना तो आपस में शत्रुता है इन दिनों में, ना ही आपस में मित्रता है, क्योंकि बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों से मित्रता रखते हैं। तो इसलिए आपको जब भी बालों की कटिंग कराने जानी है तो बुधवार को या शनिवार को ही जानी है। और जब भी आप बालों की कटिंग कराने जाएं तो पिता पुत्र साथ में इकट्ठे नहीं जाएं। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? पिता कौन है? सूर्य। और शनि क्या है? पुत्र। तो आप जैसे ही बालों की कटिंग कराने जा रही हैं, माँ बेटी इकट्ठी ना जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि आप एक अपनी बॉडी से क्या करें, कुछ चीज़ों को अलग कर रही हैं, तो आप अपने पुत्र को कहीं ना कहीं अपने से अलग करने जा रहे हैं। तो जब भी आप बालों की कटिंग कराने जाएं तो पिता पुत्र और माँ बेटी को इकट्ठे नहीं जाए। आप मेकअप कराने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप जब भी वहाँ जाएं कटिंग कराने जाएं तो आपको अपने संतान को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं आप मेरे कहने का मतलब जब आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं, तब आपको पता लगेगा ये कितनी गहरी है। अभी आप देखेंगे कि आप लोग अक्सर ये तो कह देते हैं कि गाय को खाना खिलाइए, गाय को पानी पिलाइए, लेकिन नंदी को सभी बोल जाते हैं। आज मार्केट में जितने भी नंदी घूम रहे हैं, आपको पता है ये कैसे घूमते हैं? इसके पीछे लॉजिक पता है आपको? जितने भी गाय पालक है हमारे इंडिया में, हमारे देश में, जब उनके बच्चा होता है, जब उनको गाय होती है बच्चे को, तब तो उसको रख लेते हैं। और जैसे ही वो नंदी या बैल होता है, क्योंकि जो बैल है अब दूध तो देता नहीं है और अब हल चलाने वाला वो समय भी नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, वो नंदी को रात को समय 12-1 बजे किसी भी शहर के पास छोड़ देते। तो आप देखेंगे जितने भी नंदी हैं, तो आप भगवान शिव की संतान कौन है? भगवान शिव का संतान नहीं वगैरह, भगवान शिव का जो वाहन है क्या है? नंदी।
तो जितने भी दूध पालक वाले हैं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हम सब लोग गाय के पीछे तो पड़े हुए हैं। अरे भैया, जो भगवान शिव जो धरती को चला रहे हैं, जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिन्होंने इजिप्ट में धरती के बैलेंस, जब बहुत ज़्यादा भूकंप आने लगे थे, जो पिरामिड जी आप देखे होंगे ना, इजिप्ट में रखे गए हैं, 9 पिरामिड बनाए गए, वो समय भगवान शिव के द्वारा बनाए गए, जब उनको धरती का बैलेंस नहीं हो रहा था। आज तक वो रहस्य में है कि वो पिरामिड किसने बनाए हैं। तो देखिएगा आप, जब भी आप मैप को पूरा एकदम से बिछा कर देखेंगे कि, तो देखेंगे जो पिरामिड है वो कहाँ पर आ रहे हैं, धरती के कोने में, सेंटर में आ रहे हैं। सेंटर में, ओके। धरती के जो कोई धरती का बैलेंस खराब होता, धरती का बैलेंस बिगड़ रहा था, तो उन्होंने 9 पिरामिड बना दिए थे कि धरती का बैलेंस खराब नहीं हो, बिगड़े नहीं हो। तो हम देखो, अब जितने भी हैं, मतलब हम कौन सा दूध पी रहे हैं, क्राइंग मिल्क। आप देख लो, एक माँ से उसके बच्चे को बिछोड़ दिया गया है और उससे जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है, जबकि वो दूध पे हक किसका है, बच्चे का है। तो इसलिए कि बच्चा दूध ना पिए और हम दूध को बेचें, और हमने बछड़ों को छोड़ दिया। आप देखो, आज मार्केट में वही गायें आपको सड़क पर दिखेगी जिसका दूध देना उसने बंद कर दिया है। तो वो रातों रात आते हैं, अपने ट्रॉली पे रखते हैं और गाय को, बछड़ों को बाहर मार्केट में, भैंस को मार्केट में छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज भी सबसे ज़्यादा जो आक्रमण है, सबसे देश कौन से देश खत्म होते हो रहे हैं, सीरिया देख लीजिए, ये मुस्लिम जो ऐसे कंट्रीज देख लीजिए जहाँ पे गाय का मांस बिकता है, जहाँ पर भैंस का मांस बिकता है। तो मैं आपको आज बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे देश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को ललकारा है, इन्होंने माँ पार्वती को ललकारा है, इन्होंने हमारे जो देश है उनको ललकारा है। देखिए, अभी खुद बे खुद लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और ये खुद बे खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति में यदि राज करेगा तो भारत राज करेगा। भारत एक योग गुरु के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में बात आएगा और ये सब पे राज करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो नंदी हैं, ये वृषभ राशि देखे जाते हैं, और चंद्रमा कौन सी राशि में उचके होते हैं, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में ही चंद्रमा उचके होते हैं। तो आप गाय की भी सेवा कीजिए और आप नंदी जी की भी सेवा कीजिए। आप गौशाला भी बनाइए और आप नंदीशाला भी बनाइए। आप देखेंगे कि गौ के साथ साथ में जब आप नंदी की सेवा भी करते हैं तो पैसे से संबंधित सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है, क्योंकि लिक्विड मनी किसके हाथ में, वृषभ राशि के पास में है, और जो ऐशो आराम और जो लग्जरी है वह तुला राशि यानी कि गाय के पास में। अरे फिर लग्जरी तभी आएगी ना जब पैसा आएगा, जब लिक्विड मनी होगी तभी तो पैसा आएगा। बिल्कुल। तो भैया, तो पहले मैं ये नहीं कहता गाय की सेवा नहीं करो, गाय की सेवा भी करो और नंदी की सेवा भी करो, नंदीशालाएं बनाओ। एक ऐसा अभियान हमें हमारे भारत में छेड़ा जाना चाहिए कि एक भी नंदी, एक भी बैल गाय में यहाँ पे विचरण करता नहीं दिखना चाहिए। मैं भी इस अभियान में लगा पड़ा हूँ। मैंने इसमें एक हजारा भूषण फाउंडेशन भी मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं सभी के साथ में मिलकर हर स्टेट में, पहले हमारे स्टेट में नंदीशाला और एक गौशाला बनाने जा रहे हैं। और फिर मैं, जैसे भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया या भगवान ने जैसे काम किया, तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक नंदीशाला, एक गौशाला बनाने का हमारा विचार है, ताकि एक भी गाय और एक भी नंदी सड़क पे हमें घूमता हुआ ना दिखे। उन्हें वो चीज़ें, उन्हें आज देखो, आज खाना खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है जी चीज़ों के लिए। अपने ही हम जो भगवान शिव के जो वाहन हैं वो दर दर भटक रहे हैं, और हम इधर से शिवलिंग पे जल चढ़ाए जा रहे हैं। और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग के बाहर एक नंदी खड़ा है, उसको डंडा मारा, अंदर जाके जल चढ़ा दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग यार, कैसी जीवन जी रहे हैं, और कहाँ किसको जल चढ़ा रहे हैं, उसी के वाहन को ये डंडा मारकर, कार की टक्कर मार कर आ रहे हैं, और बाहर अंदर जाकर आंखों में आंसू आते हैं। दोस्तों, मैं ऐसी बातें देखता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं है, घर के बाहर गाय आ रही है, उसको तो डंडा मार के भगा दिया जा रहा है, और हम इधर से रोज मंदिर पे जाके माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। अरे भैया, शुक्र जो माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वाहन है, गाय जो तुला राशि से देखा जाता है, और नंदी जिसे वृषभ राशि से देखा जाता है। पैसा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, शुक्र की 2 राशियों के पास है, वृषभ राशि और तुला राशि। और बुद्धि कौन देता है, बुध ग्रह, जिसके पास मिथुन राशि और कन्या राशि है। यदि आपको पैसा चाहिए तो छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करना शुरू कीजिए। 9 साल से छोटी बच्चे हैं, अपने घर पे बुलाइए, उनके पाँव धुजिए, और उन पाँव को चीटा आप अपने पूरे घर में देना शुरू कर देंगे। तो देखेंगे कि आपके पास जो आपकी बुद्धि है वो काम भी करना शुरू करेगी, और आपके डिसीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे, और पैसा भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपने आईना दिखा दिया आज, क्योंकि गलतियां हम रोज़मर्रा में करते हैं, लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं होता। मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि संडे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें
क्योंकि हमें ज्ञान की कमी है, और अगर ज्ञान मिलता भी है कहीं तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और बहुत सारे मिथ आज क्लियर हुए। मुझे लगता है कि भारत को इन मिथ को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया था तो थोड़ा सा मुझे ये भी आया सामने कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स भी है, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? जी, मैंने कुछ अभी कैंडल्स रिसर्च की हैं अपने गुरुजी के साथ में मिलकर। जी जी। देखिए, कैंडल लाइट जो डिनर है, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? वेस्टर्न। देखिए, आप उनमें जो भी बात कर रहे हो तो मेरी जनता वाली बात हो रही है पूरी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो कैंडल लाइट डिनर है ये हमारा इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है। इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है। तो जब गौरी ने एक वो होता ना मुगल, हाँ, तो जो गौरी था तो उन्होंने भारत पे जब आक्रमण किया था तो हमारे बहुत सारे जो शास्त्र थे उठाकर वो वहाँ लेकर चले गए थे। तो बहुत सारे शास्त्र आप देखेंगे तो जला दिए गए थे, सालों साल जलते रहे थे। साल ठीक है, वो शास्त्र उठा के बाद में पूरे वर्ल्ड में वो फैल गए। आप जितने भी आज टैरो कार्ड देखेंगे, मैं भारत के शास्त्र है, जितने भी आप स्विच वर्ड देखेंगे, लोशोगिर देखेंगे, तो इनको थोड़ी ना पता है कि ये क्या होता है, टैरो कार्ड क्या होता है या स्विच वर्ड क्या होता है। ये हमारे ही शास्त्र हैं, तो उन्होंने इनको पढ़ के उनका नाम चेंज करके बदल के दे दिया। अब आपको एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से बात बताऊंगा कि आपने देखा नॉर्थ में क्या रखना चाहिए, लाफिंग बुद्धा, सुना? लाफिंग बुद्धा का पेड़ क्या है? बड़ा हुआ है। हमारे कौन से देवी देवता जिनका पेड़ बड़ा हुआ है? गणेश जी। गणेश जी, तो वो गणेश ही है। अच्छा, अब देखिए ना, उन्होंने सिर्फ उनका मुखौटा चेंज कर दिया, बाकी देखिए उनकी बैठने की, देखिए जैसे कुबेर जी बैठते थे, गणेश जी बैठे वैसे बैठे हुए हैं। राइट। अब देखिए ना, हंसते हुए गणेश जी का, लाफिंग गणेश जी को उठा के देखिए, वो सेम वैसे ही बैठे हुए जैसे लाफिंग बुद्धा बैठा हुआ है। आप जो वैसे ही बैठे, कुबेर जी वैसे ही बैठे हुए जैसे लाफिंग बुद्धा बैठा, ताकि उन्होंने सेम सब कुछ करके उन्होंने सिर्फ उसका मुखौटा चेंज कर दिया और कह दिया कि नॉर्थ में बैठाओ, जबकि नॉर्थ की दिशा किसकी है? गणेश जी की, कुबेर जी की। उत्तर दिशा इनकी दो। तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो साइंस है ना, ये हमारी है और इन्होंने सबको वर्ड में फैला दिया और हम अपनी साइंस को भूल कर लोगों के पीछे बैठे हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन अलेक्सा बोलिए, कौन अलेक्सा बोलिए। अरे क्या करते हैं आप लोग यार, आता जाता कुछ है नहीं और कौन अलेक्सा बोलिए, कैसी बातें करें? हमारी साइंस को पढ़िए ना आप। हम एक से 9 नंबर कर लीजिए। और एक तो न्यूमोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत बड़े, मैं उनको आपका नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलते हैं कि आप ज्योतिष के ठगों से बचिए। अरे भैया, आपको क्या आता है? पहले आप तो ये देखिए कि आपको क्या आता है। आप 10% विद्या भी नहीं जानते। आपने पिछले 24 साल से न्यूमोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी आपने? पॉइंट। और एस्ट्रोलॉजी के बिना न्यूमरोलॉजी कैसे पॉसिबल है? आप बताइए। मुझे खुद को रोना आ रहा है, खुद को दुख हो रहा है कि हम ऐसी कौन सी साइंस है, कैसे आप भारत के लोगों को गुमराह करने में लगे पड़े। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक साइंस है जिसमें सूर्य के चारों तरफ सबसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आप लोगों को दिखाने की कोशिश कीजिएगा जरूर मेरे चार्ट के माध्यम से कि जो 12 नंबर जो हॉरोस्कोप बनता है, हॉरोस्कोप में 5 नंबर राशि पंचम हाउस में आती है, कालपुरुष की राशि में। और पंचम के साथ में कौन सी राशि आती है? 4 नंबर। क्या कभी आपने सोचा है कि उसके बगल में 3 और 6 नंबर राशि क्यों है? उसके बाद 2 और 7 क्यों है? उसके बाद 1 और 8 क्यों है? और उसके बाद गुरु की राशियां क्यों हैं? और उसके बाद शनि की राशियां क्यों हैं? आज आपको मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ कि ये हॉरोस्कोप बना कैसे। आपको जान के हैरानी होगी। और ये आज के पहले आपने सिर्फ लोगों से उपाय सुने हैं, ये सुना है कि ये कर लीजिए आप अरबपति बन जाएंगे। मेरा एक पॉडकास्ट तो ये बोलता है कि आप मेरा पॉडकास्ट पूरा सुन लीजिए, पॉडकास्ट सुनते सुनते आप करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, मैं आपके कहने का मतलब समझिए कि एक प्रोसेस है। मैं आपको बताना कि हॉरोस्कोप आप बनाइए, एक ब्लैंक हॉरोस्कोप आप एक साइड में दिखाइएगा। उसमें चतुर्थ हाउस में 4 नंबर राशि है और पंचम हाउस में 5 नंबर राशि है। देखिए, सूर्य जिसे और जो चंद्रमा है, इन्हें क्रिएटर कहा जाता है। इन्हें ब्रह्मांड का क्रिएटर, इन्हें राजा रानी कहा जाता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन है? सूर्य और चंद्रमा। इसलिए इन्हें एक एक राशि दी गई है, इनकी 2 राशि नहीं है। और राहु केतु को ना तो ब्रह्मांड को चलाने वाला ना डिस्ट्रॉय कहा गया, इसलिए इन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई। इन्हें सिर्फ एक्सपेंडर और जो क्षीण करने वाला होता है वो कहा गया है। तो अब मैं समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्या बोला? सूर्य की जो हाउस है वो कौन सा? पंचम हाउस है। उनके साथ में बगल में क्या दिया गया? 4 नंबर राशि, कर्क राशि। आप देखेंगे चंद्रमा और सूर्य के साथ में आप ऊपर देखेंगे तो 3 नंबर राशि आती है 3rd हाउस में, और छठे घर में कौन सी राशि आती है? 6 नंबर। दोनों राशि किसकी है? बुध की। आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह। सूर्य के साथ में जो सबसे पहले जो गोचर करता है, चक्कर लगाता है, तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। तो सबसे पहले सूर्य के साथ में बुध ग्रहों को, बुध की दोनों राशियों को स्थिति जगह दी गई है। बुध ग्रह के पास कौन सा ग्रह जो गोचर करता है? शुक्र ग्रह।
तो आप देखेंगे कि तीसरे भाव के ऊपर दूसरे हाउस में शुक्र और छठे के अगले हाउस में 7वां, तो शुक्र ग्रह को वहाँ पे स्थिति दी गई है ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग। आप चेक कीजिएगा, जी आप इसको लाइव देखिएगा। और उसके बाद आप यदि हम ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य और पृथ्वी के अंदर गोचर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ चंद्रमा कर रहा है, और सबसे बाद फिर कौन सा ग्रह गोचर करता है? मंगल ग्रह। तो आप देखेंगे शुक्र के बाद मंगल की दोनों राशियां आती हैं, मतलब पहले हाउस में मंगल और 8वें घर में फिर मंगल आता है, क्योंकि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह उसके सबसे नज़दीक है, और सूर्य के पास पहले बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर मंगल आ गया, फिर देखेंगे गुरु आ गया। तो अब जैसे ही देखेंगे कि 12वें भाव में और 9वें भाव में गुरु की दोनों राशियां आ गई, तो फिर जो सबसे लास्ट में जो ग्रह बचता है वो कौन सा आ गया? शनि। तो शनि को 10वां और 11वां भाव दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की स्थापित है, उसी प्रकार से हमारे हॉरोस्कोप को बनाया गया। देखिए कितनी सुंदर रचना मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये रचना हमारे हॉरोस्कोप की है। तो एक लॉजिक है हर चीज़ को बनाने के पीछे, हर चीज़ को करने के पीछे। तो यदि आप अपनी लाइफ में कौन सा काम कर रहे हैं, आप मेरी यदि आप मैं साइड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी जी कि हॉरोस्कोप को बना के दिखाइएगा, लोगों को विजुअल्स के अंदर इसको दिखाइएगा कि किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड काम करता है। अब ब्रह्मांड की पिक्चर भी दिखाइएगा कि सूर्य सबसे पहले आता है, फिर बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह आता है, फिर चंद्रमा पृथ्वी आते हैं, फिर मंगल ग्रह आता है, फिर गुरु, फिर शनि। और उसी प्रकार से हमारा हॉरोस्कोप में राशियों को कालपुरुष की राशि में वो स्थान दिया गया है। अब आपकी राशि कौन सी है, आपके ग्रह कौन से हैं, आपके इफेक्ट कौन से हैं, यह भी आपको आपके ग्रहों को देखकर ही बताया जाता है, बताया जा सकता है। बहुत डीप समझना पड़ेगा। हाँ, और अच्छा हम ये भी बात करते साथ में कि अब कुछ प्रोडक्ट्स आपके, हाँ मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा था जी। तो प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने क्या किया कि 9 ग्रहों की 9 कैंडल्स बनाई है जी। तो जिसमें जैसे मान लीजिए कि आप पहले जमाने में देखते हैं कि हम कहते थे कि आपको हमेशा रोज हवन करना चाहिए, 9 ग्रहों का रोज हवन करना। आज के ज़माने में वह पॉसिबल नहीं है। तो जो कैंडल अभी जो फॉरेनर ने जो कैंडल जो पढ़ा उन्होंने उसको ये इस तरीके से पढ़ा कि वो कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। अब कैंडल लाइट डिनर क्यों करना चाहिए? कैंडल लाइट डिनर करने के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। ये एक प्रकार का हवन है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक लाइट को बंद कर देते हैं और आप एक कैंडल को जलाते हैं और आप फिर आप खाना खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अभी तक ये कहा गया है कि जीवन रोमांटिक भर जाता है, रोमांस से भर जाता है। आइए हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है कि तेरे बीच में कुछ अच्छा नहीं चलता, चल तू जा कैंडल लाइट डिनर करके। तो मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ कि क्या होता है कि कैंडल लाइट डिनर क्या करती है, अग्नि जो होती है वह रिश्तों के तनाव को खत्म करती है। जब आप एक पूरा अंधेरा कर लेते हैं तो आप कैंडल लाइट के बीच में जब बैठते हैं, आप डिनर करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी आपके बीच अग्नि का काम क्या है, फायर एलिमेंट। तो आपने एक फायर एलिमेंट एक्टिवेट वहाँ पे कर दिया, 9 नंबर को वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, फायर को एक्टिवेट कर दिया। तो फायर का काम क्या होता है कि उन तमाम चीज़ों को खत्म बैलेंस कर देना जो आप में कहीं ना कहीं आप रिश्तों को परेशान करेगी। तो लेकिन ये एक अधूरा सत्य है। इसका सच सत्य है कि आपको मंगल की कैंडल से डिनर करना चाहिए। मंगल की कैंडल तनाव को कम करती है। तो फायर एलिमेंट कौन है? मंगल है। तो मंगल की कैंडल यानी कि मंगल, दूसरी कोई भी कैंडल गोल नहीं होनी चाहिए, वह स्क्वायर होनी चाहिए। हाँ, जो गोल होती है वो बुध होती है। कोई भी गोल चीज है, चाहे वो मटका है, चाहे वो टायर है, कोई भी गोल चीज बन गई तो क्या मतलब क्या बन गया? वो बुध ग्रह। तो कभी भी जो और बुध ग्रह की दुश्मनी किससे है? मंगल ग्रह से। आप देखेंगे कि सलाद में कभी भी टमाटर और खीरा इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। सुना होगा आपने? हाँ, टमाटर और खीरा को इकट्ठा नहीं, मूली और खीरा को कर सकते हैं। हाँ, टमाटर और खीरा एक साथ इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर जो है मंगल ग्रह से देखा जाता है और जो खीरा है वह बुध ग्रह से देखा जाता है। तो जब भी आप दोनों को सलाद में इकट्ठा खाते हैं तो एक तो तुरंत पच जाता है और एक थोड़ी देर के बाद में पचता है, जो बाद में आपकी डाइजेस्टिव को खराब करने का कारण भी बनता है। तो देखो कितनी बड़ी साइंस जिसमें हमारी कुंडली में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से क्योंकि जो कैंडल है वो कौन से ग्रह की है? मंगल ग्रह की है। तो कभी भी गोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जलती तो स्क्वायर होनी चाहिए। उसका बेस गोल नहीं होना चाहिए, पूरा ही पूरी कैंडल भी स्क्वायर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, कुछ कैंडल को डेवलप किया है। यदि आप आपस में रिश्तों में तनाव आ रहा है, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आ रहा है, बेटा बेटी के रिश्तों में तनाव आ रहा है, भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ रहा है, तो आप थोड़ा अंधेरा कीजिए रात के समय में और उस कैंडल के साथ में रखिए, दोनों को साथ में बिठा के डिनर कीजिए। आप देखेंगे आपके रिश्तों में चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो आप मंगल की कैंडल से डिनर कीजिए। तो ये मंगल की कैंडल आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मंगल के ही ग्रह के डाले गए हैं, ताकि वह और इस कैंडल का जो कलर है वह भी रेड दिया गया है। यदि आपका पेट खराब हो रहा है, आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो
मैं आपको जो अपने 7 चक्र के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो तीसरा चक्र है वो मणिपुर चक्र है, जिसमें आपको बोला जाता है अग्नि, तो ये फायर एलिमेंट्स देखा जाता है। आपका पेट खराब रह रहा है, आपके हेल्थ इशू रह रहे हैं, तभी भी आप अकेले बैठ के, जब मैंने बोला रिश्तों में तनाव आ रहा है तो 2 जनों को बैठना है, जिसके साथ तनाव है, यदि आपके पिता पुत्र की नहीं बन रही है तो आप मंगल की कैंडल दीजिए और उनको डिनर कराना शुरू कीजिए। लगातार 21 दिन डिनर कराएंगे तो आप देखेंगे उनके रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपका खुद का पेट खराब रह रहा है, आपको खुद को हेल्थ समस्या रह रही है, तो आप खुद थोड़ा सा अंधेरा कीजिए और मंगल की कैंडल के साथ में डिनर करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आने शुरू हो जाएंगे। अब आज के बहुत सारे लोग हैं, यूथ है, बच्चे हैं, वो एग्जाम देने चाहते हैं, कहीं ना की मेमोरी चीज कम है, कंसंट्रेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पेपर में जाके एग्जाम में जा रहे हैं तो भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़, हमें शब्द हमारे ध्यान में नहीं आ रहे। तो उनके लिए मैंने बुध की कैंडल बनाई है, बुध जो कि बुद्धि का ग्रह है। तो इसमें जो सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो बुध ग्रह के डाले गए हैं। जैसे आप बुध ग्रह की कैंडल के साथ में रात को डिनर करेंगे, कैंडल को जला के डिनर करेंगे, तो बुध ग्रह के इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में जाने शुरू होंगे। तो आप देखेंगे कि साइंटिफिकली तरीके से आपका जो माइंड है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से इरिटेशन, एंजाइटी, आज देखेंगे कितने बच्चे उनका मूड बदली स्विंग हो रहा है, एंजाइटी से, इरिटेशन से परेशान है, तो उसके लिए हमने चंद्रमा की कैंडल बनाई है। नजर लगना, तो शनि की कैंडल बनाई है। तो जब भी चंद्रमा के साथ में शनि, राहु, केतु आ जाते हैं तब आदमी को नजर लग जाती है, आदमी का मन परेशान रहता है, तो उसके लिए हमने चंद्रमा की कैंडल। आपको आइडियाज नहीं आ रहे, लॉजिक नहीं आ रही, आप ना लॉन्ग, आपके पास विजन नहीं है, आप क्या समझते हैं कि आज करे, मतलब कि आज का सोच लो, कल की ही कल दिख जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल तो सभी के पास में है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल सबके पास में नहीं है। अच्छा लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है, आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने गुरु की कैंडल बनाई है। तो गुरु की कैंडल पर यदि आप डिनर करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास लॉन्ग टर्म, क्योंकि गुरु ग्रह पर एक्टिविटी है, गुरु ग्रह के जो इंडिकेटर्स है आपके अंदर, जो गुरु ग्रह की वाइब्रेशन है वो कम है, आपकी बॉडी के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सोशल कनेक्शंस नहीं बनते हैं। लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैं कोई क्लब में जाता हूँ तो मेरे को कोई बुलाता नहीं है, मैं जाता हूँ तो मैं सच धज के जाता हूँ तो लोग मुझे देखते नहीं, तो कहीं ना कहीं सोशल कोशेंट की आपके अंदर कमी है। तो अब देखें हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अब मेरा बेटा है कि शादी का हो गया है लेकिन रिश्ता नहीं, तो उसका मतलब उसके अंदर कहने की सूर्य ग्रह की कमी है। तो आप सूर्य की कैंडल से डिनर कराना बच्चे को शुरू कर देंगे तो बच्ची का रिश्ता भी आना शुरू हो जाएगा, बच्चे की शादी भी हो जाएगी और बच्चे के सोशल क्वेश्चन, मतलब कि बच्चे के जो मिलने जुलने वाले हैं सोशल सर्कल भी बढ़ जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नेम एंड फेम हो, आपके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फॉलोअर बढ़े, तो आपको सोशल कनेक्शन अच्छे होंगे, आपका सूर्य अच्छा होगा। जिस प्रकार से सूर्य पूरे ब्रह्मांड, आपका सूर्य के बिना आपकी जिंदगी चल जाएगी क्या? मतलब भी नहीं चलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी सूर्य की तरह हो तो सूर्य की कैंडल से आपको डिनर, मेरे लिए मतलब बेस्ट सूर्य की कैंडल मैं ले सकता हूं, मैं जरूर लूंगा। तो बिल्कुल सभी के लिए इस प्रकार से हमने कुछ कैंडल बनाई है, तो इसके पीछे मैंने लॉजिक भी बताया। तो यह मेरा आविष्कार है, रिसर्च है जो मैंने अपने गुरु जी के साथ मिलकर की है। तो इस तरीके की कैंडल, इस तरीके के इंडिकेटर्स मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो ये चीज़ तो मैंने कभी कहीं भी नहीं देखी, ऑनलाइन वगैरह कहीं भी नहीं देखी। और आपसे लेने, अगर मैं भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जब जिसने प्रोडक्ट बनाया है अगर उसको संपूर्ण ज्ञान है तो हमें लेने में कोई दो राय नहीं है और विश्वास है हमें कि वो चीज़ें बेनिफिट हो सकती है। इसके अलावा कैंडल के अलावा आप क्या कर रहे हो और क्या है? मैंने कैंडल के अलावा मैंने कुछ ओरा ऑयल बनाए हैं। ओरा जैसे कि जैसे हमारा एक ओरा है, जैसे मैं भी अभी आपके पास बैठा हूँ तो मेरा एक ओरा है आपके साथ में काम कर रहा है। लेकिन जब भी हम कभी, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो सामने वाले बंदे के पास मालूम नहीं कितनी नेगेटिविटी वो भरी हुई है। आप कहीं भी शमशान भूमि में जाना पड़ जाता है, या कभी आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ, आपको मालूम थोड़ा नहीं कि आपके साथ में कोई बंदा कितनी नेगेटिविटी ली है। आप रोज हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी का हाल चाल पूछने के लिए जा रहे हैं, तो आप कितनी नेगेटिविटी, तो उससे हमारा ओरा पंचर हो जाता है। और आपको ओरा जब भी पंचर होता है तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने एक ओरा ऑयल बनाया आपकी राशि के अनुसार। वह कॉमन नहीं है, वो आपके राशि के अनुसार और आपके मूलांक के अनुसार मैंने एक ओरा बनाया, जिसे आप अपने रिस्ट पे या आप अपने कान के जहाँ पे भी नर्व है वो आप लगाकर पूरा दिन कहीं पे भी चले जाते हैं तो आपका ओरा पंचर नहीं होगा। आपकी जो नेगेटिविटी है वो अंदर नहीं आएगी, है भी क्योंकि वे जो ग्रह हैं वो आपके मित्र ग्रहों के अकॉर्डिंग आपके लिए ही स्पेशल तैयार किया गया। आपकी राशि, आपके नक्षत्र और आपके मूलांक से तैयार किया गया है। वह आपको जब भी ऑर्डर देना है तो वो ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर्ड है, कभी कभी हमें प्रिपेयर करने भी पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि ऑर्डर लगा लीजिए आप इसको सबके लिए कॉमन है, फ्री साइज सबको ऐसा नहीं है। वो आपकी राशि, आपके नक्षत्र और आपके मूलांक के अनुसार बनाया गया है। और यदि किसी जातक के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम तभी, जब वो जातक हमसे भी ऑर्डर करता है तो हम उसके प्रश्न को लगाकर हम उसका ओरा
वो तैयार करेंगे, ओरा देखेंगे इसका कौन सा जो ग्रह है वो उसका ओरा बनेगा, जी जी। इसके ओरा की रक्षा करेगा, तो हम उस ग्रह से आपका ओरा ऑयल बना के देंगे। इसके अलावा मैंने एक पॉजिटिव एनर्जी ऑयल बनाया है। अच्छा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखते हैं कि अभी हम मोस्टली रूम में क्या कहते हैं, रूम स्प्रे लगाते हैं, लगा देते हैं। अब जितने भी रूम स्प्रे होते हैं उसमें एल्कोहल होता है। जो एल्कोहल है वह शनि डेबली है, शनि नीच के है, अभी शनि कंफर्टेबल नहीं। तो आप जैसे ही एयर के अंदर एल्कोहल स्प्रे कर देते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छी फ्रेग्रेंस तो आती है, लेकिन 4-5 मिनट के लिए लेकिन वह ऑटोमेटिकली आपके ओरा को खराब कर रहा है। तो हमने एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे तैयार किया है जिसमें अल्कोहल नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने स्प्रे को तैयार किया है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे इंडिकेटर डाले गए हैं, गूगल है, कपूर है, या कुछ ऐसे इंडिकेटर डाले गए हैं जिससे आप वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपने कोई हवन किया है, आपने एक पूजा की है। तो आप जैसे ही कोई सामने वाला आपसे मिलकर भी आएगा, वो सामने वाला कितने भी गुस्से में हो, जैसे ही आपने पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे आपने वहाँ पे स्प्रिंकल कर रखा है तो सामने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। आपको नींद नहीं आ रही, आप बैठ के चारों तरफ कागज हो जाइए, आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसको अपनी गाड़ी में लगा के एक गाड़ी में रखिए, गाड़ी में लगा दीजिए, आप देखेंगे कि गाड़ी जो आनंद करने का जो सफ़र है एकदम से आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब कोई बच्चा है वो स्टडी कर रहा है तो वह अपने चारों तरफ लगा दीजिए, तो उसका जो आपस पास जितनी भी नेगेटिविटी का जो माहौल है वह बिल्कुल कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। आपके बच्चे का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं लास्ट में आपको बताया कि मैंने कुछ धूप के ऊपर, अगरबत्ती के ऊपर भी काम किया। अच्छा। आप जो अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें जो वो बेस उसका बेस जो अगरबत्ती जलाते हैं, तो आप अगरबत्ती को जब भी पकड़ते हैं तो जिसमें स्टिक होती है वो कौन सी होती है? वो तो लकड़ी से ही होती है। लकड़ी होती है। वो लकड़ी किसकी बनी होती है? बैम्बू की। हाँ, यस, बैम्बू की लगी। 99% जो अगरबत्ती आप जला रहे हैं वह बैम्बू स्टिक की बनी हुई है, चाहे इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी कोई भी है। आज मेरे कमेंट इसलिए भी थोड़ा सा मेरे विरोध में चलता है क्योंकि मैं सभी को, बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां खत्म भी हो रही हैं, इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ बैम्बू स्टिक कब जलाई जाती है? जब लास्ट में जब इंसान मरता है तो कपाल फाड़ने तब कपाल फाड़ने के लिए कब हो जाए। तो इसलिए आप अपने घर में बैम्बू स्टिक से बनी हुई अगरबत्ती कैसे जला सकते हैं? बिग पॉइंट। आप बात को समझिए, बैम्बू का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है अर्थी के रूप में, और तभी वहाँ पे बैम्बू की स्टिक जलाई भी जाती है क्योंकि अब दुनिया से चला गया है। वह एक नेगेटिव ग्रह है, तो आप उसकी कैसे आप अपने घर में स्टिक जलाते हैं लोगों को, जबकि घर पे चंदन की लकड़ी की अगरबत्ती जलानी चाहिए। अब चंदन की लकड़ी मिलती नहीं है, चंदन की लकड़ियाँ बैन हो चुकी हैं, तो इसलिए हमने कुछ ऐसी अगरबत्ती बनाई है जो हैंडमेड अगरबत्ती है। तो मैं अब अगरबत्ती के बारे में आपको बता रहा था। तो अगरबत्ती जो कभी भी बैम्बू स्टिक की नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने कुछ हैंडमेड अगरबत्ती से बनाई है। अब अगरबत्ती के बारे में भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगरबत्ती जब जलती है तो क्या होता है? अगरबत्ती जब जलेगी तो उसकी जो धुआं सा निकलता है, धुआं निकलता है। तो धुआं हर आदमी को अपने घर में नहीं करना चाहिए। जिसका राहु खराब है उनको घर में धुआं नहीं करना चाहिए। अब जिसका राहु अच्छा है उसको घर में धुआं कर सकता है, उसी को फर्क। अब हर आदमी को पता नहीं है कि मेरा राहु अच्छा है कि मेरा राहु खराब है। तो यदि आप हमने एक ऐसी अगरबत्ती बनाई है कि जो कोकोनट पाउडर से बनी हुई है, इसमें राहु के इंग्रेडिएंट मिला दिए हैं। गाय का गोबर, यदि राहु सबसे ज़्यादा किसी डरता है तो वह कौन है? गाय। यदि गौमूत्र, गाय का गोबर, यदि गुलाब के फूल उसके अंदर डाल के, और यदि हमने उसके अंदर साथ में कोकोनट पाउडर, हमने कुछ ऐसी अगरबत्ती बनाई है मतलब जिसका राहु अच्छा है या फिर जिसका राहु खराब है तो भी अगरबत्ती को जला सकता है। आपने उद के बारे में सुना होगा, अभी तक आपने सिर्फ उद की परफ्यूम सुने होंगे, लेकिन हमने उद की जो है अगरबत्ती बनाई है। ऐसी प्रकार से कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत कम मिलते हैं इंडिया में, या उनके यदि हम फ्रेगरेंस को अपने घर में करते हैं, क्योंकि आप यदि अभी आपको उपाय की श्रृंखला में मैं चलता हूँ तो मैंने ऐसा क्यों बताया कि जो चीज़ें रेयर हैं आपको उनको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा चलती हैं उनको अपने पास में रखना चाहिए। मान लीजिए कि अभी इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे करेंसी कौन सी चलती है? डॉलर। तो आपको एक $100 का नोट हमेशा अपने जेब में रखना चाहिए। $1 क्योंकि वो करेंसी सबसे चलती है। और सबसे ज्यादा कम कौन सी करेंसी चलती है? सबसे कम ₹1 का नोट। ₹1 का नोट। ₹1 का नोट यदि आप मार्केट में लेने चाहेंगे तो नया नोट आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं कॉइन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं नोट की बात कर रहा हूँ। अब ₹1 की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यू है। अब जैसे ही ₹1 की नोट अभी देखेंगे ना मार्केट में लेने जाएंगे तो ₹1 की 100 नोट कितने के? ₹100 के हो गए। लेकिन आपको मार्केट में 1000 से 1500 से कम नहीं मिलेंगे।
तो मतलब कि वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है। तो आपको हमेशा अपने पास ₹1 का नोट और $100 का नोट हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो चीज़ें हैं ना वो रेट से रेट चीज़ें आपकी तरफ क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो आप देखेंगे कि यदि आप ये दोनों चीज़ें अपने पास में, मैं हमेशा दोनों ₹1 का नोट भी अपने पास रखता हूँ, $100 का नोट भी हमेशा अपने पास में रखता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो ये दोनों की पावर आपके पास में आके अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपने ₹1 के नोट ने अपने को क्या कर रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। ओवर वैल्यू कर ₹1 का नोट ₹10 का मिल रहा है, और डॉलर जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। ऐसी करेंसी जो पूरे वर्ल्ड की जाने मानी करेंसी थी, दोनों करेंसी आप अपने पास रखते हैं तो पैसा आपके तरफ अपने आप आकर्षित होगा। तो मैं आपको ये कहना, तो अगरबत्ती हमने कुछ ऐसी बनाई, यदि आप उस अगरबत्ती को जलाते हैं तो राहु आपका अच्छा है या राहु का खराब है, तभी भी आपको परफेक्ट नहीं आएगा। और पूरी की पूरी हैंडमेड है। जब भी कुछ ही हाथ से बनती है तो उसमें केतु का प्रभाव आ जाता है। आप देखेंगे पुराने जमाने में बहुत सारी जो चीज़ें थी, मूर्तियाँ थी भारत के अंदर, उसका ब्लैकमेलिंग होती थी, तस्करी होती थी। क्या आपने कभी सोचा कि उन मूर्तियों में ऐसा क्या था, क्यों तस्करी होती है? तो एक मूर्ति तो नहीं, आप अपने एक मूर्ति हजारों करोड़ में 100 करोड़ की बिक्री, क्या उसमें ऐसा है? क्योंकि वह मूर्ति को बनने में 100 साल, 50 साल, हजारों, 20 साल, 30 साल लग गए। इतना समय, क्योंकि वे एक मूर्ति एक हाथ से बनाई। जब भी कोई चीज़ हाथ से बनाई जाती है तो उसमें केतु का प्रभाव भी आ जाता है। आप देखेंगे भारत में जितने भी हैंडमेड चीज़ है, जैसे कोई शॉल है वो हैंडमेड है, मान लीजिए कोई भी वस्तु जो हैंडमेड है वो महंगी है, तो आपको अपने घर में हैंडमेड चीज़ों का भी कलेक्शन करना चाहिए। यदि आप हैंडमेड चीज़ पहनते हैं, जैसे शॉल पहनते हैं, तो आपका जो केतु का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में कम आ जाता है। अब केतु क्या करता है? केतु का मतलब है काटना, किसी भी चीज़ को कम कर देना। शुक्र के साथ में केतु बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, लग्जरी खत्म हो जाती है। शनि के साथ में केतु बैठ जाता है तो आदमी का प्रोफेशन खत्म हो जाता है। बुध के साथ में केतु बैठ जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। मंगल के साथ में यदि केतु बैठ जाता है तो आदमी के चोटें ज़्यादा लगती है, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। सूर्य के साथ में केतु बैठता है तो ऐसा राजा मल्टीटास्कर नहीं रहता है। चंद्रमा के साथ में केतु बैठ जाता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, आदमी का मन हमेशा परेशान रहता है। तो इसका मतलब यदि आप हैंडमेड चीज़ों का कलेक्शन अपने घर पे करते हैं, हैंडमेड चीज़ें पहनते हैं, तभी आप देखो ना कि जो जितने भी पुराने राजा महाराजा थे वह हैंडमेड चीज़ें पहनते थे। आप जितने भी शॉल देखेंगे कि आपकी कुल्लू मनाली में देखेंगे, बोलते तरह ये हैंडमेड है, बोलते बहुत महंगी है। तो हैंडमेड चीज़ों का कलेक्शन यदि आप करते हैं और हैंडमेड चीज़ें भी आप पहनते हैं तो केतु का प्रभाव आपकी लाइफ में कम हो जाता है। तो इसलिए जो पुराने ज़माने में जो मूर्तियां बनती थी, जिनको बनाने में हजारों साल लगते थे, सैकड़ों साल लगते थे, तो उनकी तस्करी होती थी, क्योंकि वे हाथ से बनी होती थी, जिनको बनाने में मजदूरों के हाथ खिंच गए। तो इसलिए तो उनमें कला भी होती थी, उसमें एक अजीब जो आकर्षण है वह रहता है। और केतु देवता भी उसे खुश होते हैं कि चीज़ें हाथ से बनी हुई आपने अपने घर पे रखी हुई हैं, आपने पहनी हुई हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलते हैं। तो ये अगरबत्ती भी हमने बनाई है। इसी पर हमने आपको ओरा ऑयल के बारे में बता दिया, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे के बारे में बता दिया, और कैंडल। एक मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की, आई नो यू बेटर देन यू। आई नो यू बेटर देन यू। आई नो यू बेटर देन यू। मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूँ। अभी तक आप भारत में कभी भी एस्ट्रोलॉजी में एक ना कहीं फील कर देते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी ये, तो उसमें एक निकल कर आ जाती है कि आप ऐसा होंगे, आप कभी कभी 50% मैच करता है, 50% मैच नहीं करता है, क्योंकि जिन्होंने भी वो बनाई है वो उन्होंने उनके बारे में जितनी नॉलेज थी उन्होंने उसको डाल दिया। मैंने गुरुजी के साथ में मिलकर बनाई है। तो आप मेरी वेबसाइट आचार्य लव भूषण टाइप कीजिए, वहाँ पे मेरे आचार्य लव भूषण वेबसाइट आ जाएगी, या मेरी उसमें 2-4 वेबसाइट और भी हैं। तो आप उसमें डालेंगे आई नो यू बेटर देन यू। जैसे आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक 30 से 35 पेज की एक PDF हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इनिशियली हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आगे जाके हम उसका कुछ चार्ज भी लेंगे। इसमें हम आपके बारे में खाली न्यूमरोलॉजी से आपके बारे में आपको बहुत कुछ बता देंगे कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके सेंसेस कौन से काम करते हैं। हमारी बॉडी में कितने सेंस होते हैं? 5 सेंस होते हैं। तो आपके कौन से सेंसेस काम करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। हमारे आपके बॉडी में जो 5 चक्रास हैं, वैसे 7 चक्रा होते हैं, लेकिन 5 चक्रास के बारे में ज़्यादा बात की गई है। तो कौन कौन से चक्रा काम करेंगे ये भी आपको बता देंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स आपके काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं ये भी आपको बता देंगे। आपको कौन कौन से हेल्थ इशू हो सकते हैं या हेल्थ इशू हैं, या आपके परिवार में कौन कौन से हेल्थ इशू हैं, ये भी हम आपको उस रिपोर्ट के अंदर बता देंगे। और कुछ में उसमें हमने आपको रेमेडीज भी बताई गई हैं, कुछ उसमें हमने आपको चीज़ें भी बताई हैं कि यह चीज़ आपको धारण करनी चाहिए या पहननी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं
तो आपको उससे लाभ भी होता है। मैं ज़रूर इसको आफ्टर पॉडकास्ट में, जी जी, आई नो यू बेटर देन यू, ये मैं ज़रूर। ये जिसमें आपको ऐसी रिपोर्ट, मेरा ये दावा भी है कि इस प्रकार की रिपोर्ट इंडिया में आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। डेफिनेटली। और मैं आपको बस लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा प्लीज। कि भारत के जो लोग हैं ना, वह 90% लोग यह नहीं जानते कि उनकी राशि क्या है। ओके। राशि वह यही समझ लेते हैं कि उनका जन्म यदि 15 अक्टूबर जैसे मान लीजिए 15 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में हुआ, तो उन्हें लगता है कि उनकी मेष राशि है, जबकि ऐसा नहीं है। राशि वह होती है जहाँ पर चंद्रमा बैठा होता है। जैसे आपने बोला कि आपकी राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका 8 नंबर राशि में बैठा होगा। तो यदि आप उसको मंथ के हिसाब से देख रहे हैं तो ये सोलार के हिसाब से होगी, और जबकि हम बात करते हैं लूनार के हिसाब से। तो चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है तो वहाँ वही राशि जो हमारे शास्त्रों में बताई गई वह राशि है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में ये बताया गया है कि आपको मंथ के हिसाब से राशि को देखना है, क्योंकि उनको पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आई है। तो ये भी फिर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो यदि आपको आपकी राशि के बारे में जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखिए। हम आपकी राशि आपको फ्री में भेजेंगे। और यदि आपको उसके बारे में डेप्थ में भी जाना है कि मेरी राशि के अनुसार मेरे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, तभी भी ये सुविधा भी हम अपने वो चैनल में बहुत जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आपके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपका जो नेचर है, आपका स्वभाव है, वह कैसा हो सकता है। आप इस रील को जब भी डालें तो आप उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, लोग डालवाएंगे तो हम उनकी राशि उनको भेज देंगे। ज़रूर ज़रूर सर। बहुत सारे मिथ क्लियर हुए आज, और मैंने पहले भी कहा दिमाग के पोर्टल खोल देने वाली पॉडकास्ट आज हमने शूट की। और अभी तक का मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो एस्ट्रो में मैंने जितना पॉडकास्ट किया, वन ऑफ द बेस्ट, एंड एक पैकेज, फुल ऑफ पैकेज, एक नॉलेज का मिल गया हमारी ऑडियंस के लिए। एंड आशा करता हूँ मैं कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज्ञान मिला होगा और बहुत चीज़ें भी नई दिमाग में आई होंगी। एंड अब मुझे लगता है हमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन अभी रुकना चाहिए और इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा विराम देना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। मैं ऑडियंस से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारा डिस्क्रिप्शन एक बार ओपन कर लीजिए, वहाँ पर सारी लिस्ट है, इंस्टाग्राम की आईडी से लेकर कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी है वो सारा वहाँ पर है। अंत में मैं चाहता हूँ गुरुजी, आप कुछ ऑडियंस के लिए मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और नंबर्स है, ये भारतीय ऋषियों के द्वारा दी गई बहुत बड़ी देन है। आप इसके लॉजिक को समझिए, आप इसकी साइंस को समझिए, ज्योतिषाचार्य को समझिए, ज्योतिषाचार्य को समझिए, उपायचार्य को मत समझिए। आप पहले मेरे को फॉलो करने से पहले, मेरे को आने से पहले मेरे को एक बार सुनिए। आप जब भी मेरा आज के जो पॉडकास्ट को भी सुनिए, आज के मेरे पहले के पॉडकास्ट को भी सुनिए, ताकि आपको पता लगे कि मैं कैसे बात करता हूँ, मैं किस प्रकार से लॉजिक से बात करता हूँ। मैं सिर्फ उपाय बांटने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ को जिस प्रकार से संवारा है, जिस प्रकार से देखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आम जन की भी लाइफ को सुधार सकूँ और इसमें मैं कोई योगदान दे सकूँ, तो मैं भगवान का बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। तो बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक से समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखें। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। ऑडियंस को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सवाल ऐसे थे जो आपके मन में थे और मैं नहीं पूछ पाया, आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम गुरुजी आएंगे तो हम उन सवालों को जरूर पूछेंगे। और बाकी कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लव भूषण जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।